ये है ईस्टर्न यूरोप की एक जगह जहाँ पे हम अपने प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में होता है। उसके हाथ में गन होती है और उसके शरीर से खून बह रहा होता है। उसके सामने एक लड़की होती है और उस लड़की के हाथ में एक डॉल होती है। और प्रोटैगनिस्ट उस लड़की से कह रहा होता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम भी मेरे साथ मारी जाओगी। और वो लड़की वहां से भागने लग जाती है। और तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग उसके पास आते हैं और उससे बोलते हैं कि नाइट शेड, तुम सच में एक वैसे ही मॉन्स्टर हो जैसे तुम्हारे बारे में र्यूमर्स हैं। तुम्हें क्या लगता है तुमने ये सब कुछ करके अच्छा किया? उसने बेसिकली बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मारा होता है। और ये बंदा प्रोटैगनिस्ट से बोलता है कि तुम सच में जीने के लायक नहीं हो। तुम्हारे जैसे कैलिबर वाले आदमी को तो सिर्फ मरना बेहतर है। क्या मरने से पहले तुम्हारे कुछ लास्ट वर्ड्स हैं? और हमारा प्रोटैगनिस्ट कुछ नहीं कहता है, सिर्फ और सिर्फ हंसता है। और वो उस कुत्ते से थम्स डाउन दिखाता है। वो बंदा कहता है कि ठीक है फिर, अब हम लोग हेल में मिलेंगे। और इतना कहते हुए वो हमारे प्रोटैगनिस्ट के ऊपर गोली चला देता है। ये सीन यहीं पे ड्रॉप होता है और इसके बाद हम 12 साल बाद का सीन देखते हैं। हमारा सीन खुलता है एक वेयर हाउस में, जहाँ पे हम कुछ गुंडों को देखते हैं और उनके पास कुछ टीनेजर्स बच्चे होते हैं। उनमें से एक गुंडा एक बच्चे से बोलता है कि सुनो बच्चे, अब तुम ऐसे बैकआउट नहीं कर सकते हो। वो बच्चा बोलता है कि लेकिन आपने हमें ऐसे किसी भी टास्क के बारे में नहीं बताया था, आखिर हम कैसे कर सकते हैं इस टास्क को? वो गुंडा बोलता है कि ये सिर्फ एक छोटा सा ड्राइविंग टास्क है, तुम इसके लिए मना मत करो, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। और वो जो बच्चा होता है वो चिल्ला रहा होता है और बोलता है कि नहीं, ये कोई भी नॉर्मल ड्राइविंग टास्क नहीं है। तुम हमसे ये कह रहे हो कि हमें एक हिटमैन को पिक करना है एक मर्डर सीन से? नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। हम सिर्फ एक ट्रांसपोर्टर हैं। सच में मुझसे ये नहीं होगा। वो गुंडा उस बच्चे के गले पे चाकू रख देता है और बोलता है कि क्या तुम ये काम नहीं करोगे? क्या तुम मुझे मना करोगे? लेकिन उतने में ही उसके बगल में एक और बच्चा होता है और वो बोलता है कि मैं ये काम करूँगा, मैं अकेला जाऊँगा, तो मेरे सीनियर को आप जाने दो, उनकी जगह मैं ये काम करूँगा, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। उसका सीनियर बोलता है कि के, क्या तुम सीरियस हो कि तुम ये काम करोगे? के बोलता है कि भले ये एक हिटमैन क्यों ना हो, लेकिन वो हमें मारेगा थोड़ी। हमें तो सिर्फ उसे एक जगह से दूसरी जगह ड्राइव करके ले जाना है। नेक्स्ट सीन में हमें उसी मर्डर स्पॉट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो हिटमैन होता है उसने बहुत सारे लोगों का मर्डर कर दिया होता है। और वो एक एक करके वहाँ पे जितने भी आदमी होते हैं उन सभी को मारे जा रहा होता है। और उसने एक ही बार में इतने सारे लोगों को मार दिया होता है कि अब कोई भी वहाँ पे नहीं बचा होता है। और उतने में ही जो के है वो उस जगह पे आ जाता है। हिटमैन पहले के ऊपर भी बंदूक ताक देता है, लेकिन उसके बाद के उसे बताता है कि मैं यहाँ पे आपको पिकअप करने के लिए आया हूँ, क्या आप ही हैं डहलिया? और वो बंदा बोलता है कि अच्छा, तो तुम ट्रांसपोर्टर हो। वो बंदा बोलता है कि हाँ। उसके बाद हम देखते हैं कि के उसे अपनी कार में बैठा लेता है और आगे के कार चला रहा होता है और पीछे डहलिया बैठा होता है। के बार बार मिरर से डहलिया की तरफ को देख रहा होता है और वो डहलिया से पूछता है कि मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि आप एक प्रोफेशनल हिटमैन हैं, आपका तो सच में बहुत इनक्रेडिबल ऑरा होगा। डहलिया को भी रियलाइज होता है कि के बार बार शीशे से उसकी तरफ को देख रहा है। अब उसके बाद के डहलिया से बोलता है कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? वो बंदा बोलता है पूछो। वो बोलता है कि जब मैं यहाँ पे आपको पिकअप करने आया था तो मैंने नीचे वाले फ्लोर में बहुत सारे बच्चों को और लेडीज को भी मरा हुआ देखा, क्या वो लोग भी आपके टारगेट थे? दहलिया बोलता है कि हाँ, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ये है कि जितने भी क्लीनर्स हैं वो सारे के सारे बॉडीज़ को हैंडल करेंगे, मेरा काम सिर्फ मारना है। तो मेरा कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लग रहा है अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा लोगों को भी मार दूं। के बोलता है कि जितना मैंने रूमर्स में आपके बारे में सुना था, आप तो सच में उससे भी ज़्यादा हार्टलेस हो। और के एक वर्ड बोलता है, द फ्यूनरल फ्लावर्स। डहलिया बोलता है कि आखिर तुम ये नेम कैसे जानते हो? के बोलता है कि मुझे बॉस ने इस बारे में बताया था। हमें पता चलता है कि जो टॉप लेवल के असैसिन्स होते हैं उनको हर किसी को एक फ्लावर नेम दिया जाता है कोड नेम के रूप में। और फ्यूनरल फ्लावर मतलब ये होता है कि वेस्टर्न अंडरवर्ल्ड में जब हम किसी को मार देते हैं तो उसको फ्यूनरल फ्लावर बोलते हैं। टहलिया बोल रहा होता है कि बच्चे, तुम ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रहे हो जो कि तुम्हें नहीं बोलनी चाहिए। उसके बाद के उसे बोलता है कि वैसे आपके फेस में ये जो स्कार है ये आखिर किस चीज़ से है? क्या ये नाइफ से लगा है या फिर किसी और चीज़ से लगा है? मैं ये सोच रहा था कि क्या इस वर्ल्ड में ऐसा कोई होगा
जो कि एक्चुअली एक फ्यूनरल फ्लावर को वार्म दे सकें। डहलिया उस निशान पे हाथ लगाते हुए बोलता है कि हमारे फ्यूनरल फ्लावर्स में बहुत समय पहले एक आदमी हुआ करता था जिसको कि नाइट शेड का निकनेम दिया गया था। नाइट शेड बेलाडोना फ्लावर्स का दूसरा नाम है और ये बहुत पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन कंटेन करता है जिसमें लिटरली पॉइजन होता है, और फ्लावर की लैंग्वेज में इसे गिफ्ट ऑफ डेथ बोलते हैं। और सच में जैसा कि उसका नाम था, वो सच में उसकी एग्जिस्टेंस बहुत खतरनाक थी और उसे एक रीपर कहा जा सकता था। लेकिन वो इतना बेवकूफ़ था कि उसने अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर्स को डिफाई किया सिर्फ एक बेवकूफ़ से रीज़न के लिए, और लास्ट में मैंने उस आदमी को अपने खुद के हाथों से मार दिया। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमने जिस बंदे को मरता हुआ देखा वो वही बंदा था, और उसे मारने वाला यही डहलिया था जो कि हमें अभी करंट सीन में दिखाया जा रहा है। अब तभी अचानक से डहलिया के सर पे बंदूक रख देता है और बोलता है कि तुम्हें मारने से पहले तुम्हें इतनी स्टोरी सुनाना इनफ था, क्या तुम अब मरने के लिए तैयार हो? कि अचानक से बोलता है कि आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं। टहलिया बोलता है कि तुम्हारी ड्राइविंग एकदम परफेक्ट थी, तुम मुझसे बात करने के बहाने बार बार शीशे से पीछे देख रहे थे कि कहीं हमें कोई पीछा तो नहीं कर रहा है। तुम सच में इम्प्रेसिव हो। तुम कहीं कोई याकुजा से तो नहीं हो, याकुजा के मेंबर, और तुम बिल्कुल भी डरे हुए नहीं दिखते हो। तुम्हारे जैसे जो लोग हैं, जब वो थोड़े भी नर्वस होते हैं तो उनके एपोक्राइन ग्लैंड से स्वेटिंग होती है, लेकिन तुम्हें वो बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं हो रही है और तुम्हारे ऊपर से बिल्कुल भी सेंट तक नहीं आ रही है। तुम एकदम परफेक्टली काम हो मेरे सामने। मुझे जवाब दो कि आखिर तुम कौन हो। और हम देखते हैं कि जो के है वो अचानक से अपने हाथ खड़े कर लेता है और हम देखते हैं कि गाड़ी सीधा एक डिवाइडर से जाके टकराती है। डहलिया एकदम चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो बास्टर्ड, मुझे बताओ आखिर तुम कौन हो और तुम्हारा क्या मकसद है। हम देखते हैं कि जो बंदा होता है के, वो अचानक से गाड़ी से बाहर निकलता है और उसकी तरफ को आगे बढ़ता है चाकू लेके। डहलिया उसके ऊपर गन ताक देता है, लेकिन जो के होता है वो चाकू से इतना तेज अटैक करता है कि उसके हाथ से उसकी बंदूक छूट जाती है। और के ने उसी नाइफ से उसकी गन पे एक ऐसा अटैक किया होता है कि उसकी गन चलना बंद हो जाती है। और के बोलता है कि डेजर्ट ईगल है ना, ये सच में बहुत बेकार गन है। उन दोनों के बीच में आपस में कुछ फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और जो के है वो इसके हाथ में कुछ ऐसा डैमेज देता है कि डहलिया की हाथ की नर्व्स कट जाती हैं। फिर के उसके पेट पे अटैक करता है और फिर अपने हाथ से उसकी गर्दन पे अटैक करता है और एकदम परफेक्ट मार्शल आर्टिस्ट की तरह ये डहलिया को मार रहा होता है। डहलिया बोलता है कि ये सिर्फ कोई फिजिकल अटैक नहीं है, इसके हर एक हिट के साथ मेरी जो बॉडी की नर्व्स हैं वो एकदम कमज़ोर होती जा रही हैं, वो टूटती जा रही हैं। ये तो एकदम वैसा ही है, बेलाडोना पॉइजन की तरह। डोंट मॉक मी, ये नहीं हो सकता है। ये बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। के बोलता है कि तुम हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा स्लो हो। टहलिया बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम वो नहीं हो सकते। के बोलता है कि फाइनली तुमने फिगर आउट कर ही लिया। बहुत लंबे समय बाद मुलाकात हुई डहलिया। और डहलिया बोलता है कि इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। मैंने उस दिन तुम्हें अपने खुद के हाथों से मारा था, मैंने देखा था कि तुम मर गए हो, तो आखिर तुम वापस कैसे आ सकते हो। के बोलता है कि हाँ, तुमने उस दिन मुझे मारा था और मैं मर भी गया था, लेकिन किसी रीज़न की वजह से मैं अब फिर से ज़िंदा हूँ, और मैं ज़िंदा हूँ इसका मतलब कि अब तुम ज़िंदा नहीं रहोगे। डहलिया बोलता है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है, आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम आखिर कैसे ज़िंदा हो सकते हो। और के अपने हाथ में नाइफ लेता है और उसकी तरफ को आगे बढ़ता है। डहलिया बोलता है कि आखिर तुम्हारा क्या गोल है, क्या तुम रिवेंज लेना चाहते हो। के कहता है कि क्या रिवेंज, ये एक बहुत बुरा आइडिया है। तुम लोगों से मुझे एक ऐसी चीज़ वापस लेनी है जिसके लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। और वो बेसिकली उस लड़की के बारे में बात कर रहा होता है जिसको हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा होता है। और वो कहता है कि इसके लिए मैं द गार्डन को एशेस में कन्वर्ट कर दूंगा। डहलिया बोलता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हो, जो कि तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तुम भले ही आज मुझे मार दोगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फ्यूनरल फ्लावर्स हैं जो कि तुमसे भी कहीं ज़्यादा स्ट्रोंगर हैं। तुम अकेले कुछ भी नहीं बदल सकते हो। लेकिन के उसकी गर्दन पे नाइफ चलाता हुआ बोलता है कि हाँ, तुम हेल से इस शो को एंजॉय करना और देखना कि मैं कैसे सब कुछ बदलता हूँ। और वो डहलिया को मार देता है। सीन ड्रॉप होता है और हम किसी मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं। उनमें से एक बंदे को न्यूज़ पता चलती है कि डहलिया मारा गया है।
वो बोलता है कि क्या, डहलिया मर गया? उसके बगल में एक लड़की होती है और वो उस लड़की से बोलता है कि क्या तुम्हें याद है, डहलिया वही आदमी है जिसने कि तुम्हारे गार्जियन को फिनिश किया था। और हमें पता चलता है कि ये लड़की वही लड़की है जिसको कि एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, और के जिसे बचाना चाहता है। उस हॉल में एक आदमी बोलता है कि क्या ये जापानीज पुलिस का काम हो सकता है और यूनाइटेड स्टेट ने या फिर कोई मूव किया है, लेकिन कोई ना कोई तो इसके पीछे ज़रूर है। लेकिन इतना कंफर्म है कि हमारे गार्डन में कुछ अनप्लीजेंट वीड्स ग्रो हो रहे हैं जिनको कि हमें हटाना पड़ेगा। और वो बोलता है कि फ्यूनरल फ्लावर्स को बताओ कि इन वीड्स को उखाड़ फेंकें। अब ये सीन यहीं पे ड्रॉप होता है। स्टोरी में आगे धीरे धीरे हमें के की बैक स्टोरी पता चलेगी और वो कैसे उस बॉडी से मरने के बाद इस बॉडी में आया ये भी आगे रिवील होगा। अब स्टोरी में आके हमें पता चलता है के की बैक स्टोरी। वो बताता है कि जब से मैं बच्चा था या जब से मेरी याददाश्त मुझे याद है, मैं हमेशा खुद को बैटलफील्ड में पाता था। मैंने कभी भी अपने पेरेंट्स को नहीं देखा। मैं नहीं जानता कि वो कौन है। मुझे सिर्फ एक ही टर्म कही जाती थी कि मैं एक वॉर ऑर्फन हूँ। एक दिन एक आदमी मेरे सामने अपीयर हुआ और उसने मुझसे कहा कि वो मुझे एक ऑफर देना चाहता है। उसने मुझसे कहा कि या तो वो इसी जगह पे ऐसे कुत्तों की तरह मर जाएं या फिर जिए दूसरों को मारने के लिए। और वो आदमी के को गन ऑफर करता है और के बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी की बात को मान लेता है और बोलता है कि मैंने उस दिन उस आदमी की बात मान ली। उसके बाद वो आदमी उसे ट्रेनिंग में ले जाता है और वो उसको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। उसको गन चलाना सिखाता है, उसको फिजिकल ट्रेनिंग करवाता है। ये आदमी फ्यूनरल फ्लावर्स का ही होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का। और के बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन वाले सिर्फ कोई एक असैसिन ग्रुप नहीं है, बल्कि ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैले हुए थे। इन्होंने अपना मोटिव तो ये बताया था कि ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर को। इनके जो टारगेट्स थे वो ऐसे डिक्टेटर्स थे जो कि दुनिया की अलग अलग जगह इस दुनिया को सड़ा रहे हैं। इसके अलावा वो सारे लोग, चाहे वो टेररिस्ट हो या फिर ड्रग लॉर्ड्स हो, उन्होंने लिटरली बहुत सारे असासिनेशंस किए। और मुझसे जैसा जैसा कहा जाता था मैं वैसा वैसा करते रहता था। मैं सिर्फ एक किलिंग मशीन बन गया था। और फिर के बताता है कि एक दिन उसे ऑर्डर मिलता है कि उसे एक ट्रेटर और उसकी डॉटर को पकड़ना है और वही उसके टारगेट है। हमारे प्रोटैगनिस्ट को वो मिल गए होते हैं, लेकिन वो बोलता है कि इसी के बाद से मेरी लाइफ एकदम बदल गई थी। उस दिन मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया था कि मैंने उस लड़की को नहीं मारा था। वो बोलता है कि 20 ईयर्स तक मैंने द गार्डन को सर्व किया, लेकिन आज पहली बार मैंने उनके ऑर्डर्स को डिफाई किया। और हम देखते हैं कि उसने उस बच्ची को नहीं मारा होता है जिसको उसे मारने के ऑर्डर मिले होते हैं। वो बोलता है कि मैं पता नहीं पागल था या क्या था, लेकिन मैं उसे नहीं मार पाया, पता नहीं क्यों। उस सीन में हमें पता चलता है कि के की बॉडी में पॉइजन जा चुका होता है और वो उस लड़की से बोलता है कि मैं बहुत जल्द यहाँ पे मरने वाला हूँ। वो उसको एक लेटर देता है और बोलता है कि यहाँ से जाओ, तुम एक ट्रांसपोर्टर पिक करेगा और कहीं दूसरी जगह जाके अपनी एक नई लाइफ शुरू करो। लेकिन वो लड़की उसका वो लेटर फाड़ देती है और बोलती है कि मुझे कोई भी परवाह नहीं है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ तुम्हें छोड़ के, और मुझे बताओ कि आखिर मैं तुम्हें कैसे बचा सकती हूँ। उसके बाद वो और के एक जगह पे आते हैं जहाँ पे बहुत सारे उन्हें एंटीडोट टाइप मिले होते हैं और के उस एंटीडोट को ले लेता है। फिर वो लड़की बोलती है कि फाइनली तुम्हारी बॉडी का कलर वापस आ रहा है, ऐसा लगता है कि अब तुम कुछ भी नहीं होगे, मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, अब तुम बच जाओगे। और मैंने आसपास देख लिया, यहाँ आसपास कोई भी नहीं है। कि उस बच्ची से बोलता है कि तुम इसको रिग्रेट करोगी, तुम्हारे पास एक मौका था बचने का जिसको कि तुमने गवा दिया है। वो बच्ची बोलती है कि मुझे ऐसा कोई भी चांस नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि आगे से तुम मुझे प्रोटेक्ट करने वाले हो। के उसे बोलता है कि मैं एक असासन हूँ, तुम्हारा कोई फैमिली मेम्बर या तुम्हारा गार्जियन नहीं हूँ। लेकिन ऐसा कहने के बाद के हमें बताता है कि उस दिन के बाद से मैं जानता था कि मुझे अपनी लाइफ में इस बच्ची का कर्ज चुकाना है जो कि इसने मेरे ऊपर एहसान किया था। और वो बोलता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें पूरे जीवन देखूंगा जब तक तुम खुद से फ्रीडम अटेन नहीं कर लेती हो। और इस तरह से के और उस लड़की की मुलाकात हुई होती है और ये सीन यहीं पे ड्रॉप होता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि कोई लड़की के को उठाने आती है प्रेजेंट सीन में, और वो बोलती है कि तुम गधे, आखिर तुम हमेशा सोए क्यों रहते हो। के बोलता है कि क्या है तुम्हें मिसाकी, आखिर अभी सुबह ही हो रही है, तुम क्यों मुझे उठाने आ गई। वो लड़की उसे बोलती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, अभी 7:30 हो रहे हैं और तुम स्कूल के लिए लेट हो रहे हो।
के बोलता है कि ओ ओ सॉरी सॉरी, मैं ठीक है जल्दी से तैयार होके नीचे आता हूँ। मिसाकी उसे बोलती है कि तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही सोने लग गए हो। के अपने मन ही मन में कहता है कि 17 साल हो चुके हैं उस इंसिडेंट को जब से मैं मरा हूँ, और उसके बाद से मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मैं एक हाई स्कूलर की तरह अपनी लाइफ को जी रहा हूँ। यहाँ पे सब कुछ एकदम बेटर चल रहा था। तभी मिसाकी उसे बोलती है कि क्या कल तुम किसी अरे गहरे के साथ घूम रहे थे क्या? तुम घर लोगों के साथ तो नहीं जा रहे हो? कल तुम रात को घर भी लेट आए थे, और साथ ही साथ तुम्हारे कपड़ों से स्मोकिंग की स्मेल आ रही थी। के अपने मन ही मन में कहता है कि वो इसलिए क्योंकि कल मैंने उस कार को डिस्ट्रॉय कर दिया था जिसमें कि डहलिया था। लेकिन फिर वो अपनी सिस्टर से बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई भी गलत लोगों के साथ नहीं घूम रहा हूँ। मैं कल अपनी फ्रेंड के घर था और हम लोग बारबेक्यू पार्टी कर रहे थे, तो इसीलिए हमने कुछ ज़्यादा ही मीट एंड वेजीज खा ली थी और हमको लेट हो गई थी घर आने में। वो बोलती है कि तुम वेजिटेबल्स तो नहीं खाते थे। ये बोलता है कि मेरे टाइम के साथ टेस्ट बदल गया है, क्या तुम्हें उससे कोई दिक्कत है? और फिर उसकी सिस्टर वहां से जाने लग जाती है और बोलती है कि जो भी है तुम जल्दी से नीचे आ जाओ, मॉम ने ब्रेकफास्ट बना दिया है, वो ठंडा हो रहा है। और फिर वो चली जाती है। अब के बताता है कि इस बॉडी में उसकी लाइफ एकदम अच्छी चल रही थी, वो एकदम नॉर्मल डेली लाइफ जी रहा था। लेकिन अचानक से पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि 17 साल पहले जो मेरी कॉन्शियसनेस थी मेरी पुरानी बॉडी की जो कि मर चुकी थी, वो 17 साल पहले की कॉन्शियसनेस मेरी इस बॉडी में आ गई। ऐसा नहीं है कि मैंने इस बॉडी को हाईजैक किया है। इस बॉडी का जो ओनर है के किसारागी, उसकी मेमोरीज और उसकी इमोशन भी अभी भी मेरी बॉडी के अंदर अलाइव हैं। लेकिन ये ट्रिगर हुआ आज से 10 दिन पहले, जब मैं सीढ़ियों से गिर गया था। और अपेरेंटली उन सीढ़ियों से गिरने के बाद अचानक से मेरी पास्ट लाइफ की मेमोरीज मेरी इस बॉडी में आ गई, और मुझे दोनों बॉडीज की कॉन्शियसनेस फील होती है। ये थोड़ा सा अनसाइंटिफिक फील होगा, लेकिन पता नहीं कैसे इस बॉडी में मेरी पास्ट लाइफ की मेमोरीज आ गई। लेकिन इस मिस्ट्री को सॉल्व करने से पहले अब मेरे पास ऐसे बहुत सारे ज़रूरी काम हैं जो कि मुझे निपटाने हैं। और हम देखते हैं कि तभी वो अपने पीसी पे जाके बैठ जाता है और उसको किसी का कॉल आया होता है। वो बंदा उससे बोलता है कि तुमने मुझे जो एनालिसिस करने के लिए दिया था वो एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। उस चिप को एनालाइज करना और उसे डिक्रिप्ट करना ही सच में बहुत ज़्यादा हैवी काम था, लेकिन मैंने वो कर लिया। और हमें के बताता है कि कल डहलिया को मारने के बाद उसे उसकी बॉडी से एक चिप फाइंड हुई थी। उसने जब उसकी बॉडी में सर्च किया था तो उसको एक चिप मिली थी, जिस चिप में उसे बहुत सारी ज़रूरी जानकारी मिली। के उस सामने वाले बंदे से बोलता है जो कॉल पे होता है कि तुम हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क कर रहे हो, तुमने सारे के सारे मेरे कॉन्टैक्ट को सर्च कर दिया। कॉल वाला बंदा के से बोलता है कि खैर, मैं भी शौक था जब तुमने आज से 1 हफ्ते पहले मुझे फर्स्ट टाइम कांटेक्ट किया इतने सालों बाद। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि आखिर 17 साल बाद क्यों तुमने मुझे कांटेक्ट किया। और कांटेक्ट करने के बाद मेरे उस कलीग के बारे में पूछा जो कि आज से बहुत सालों पहले मर चुका है। ऑनेस्टली पहले मुझे भी थोड़ा डाउट हुआ कि आखिर तुम नाइट शेड कैसे हो सकते हो, वो तो मर गया था। लेकिन अब क्योंकि तुमने एक्चुअली डहलिया को किल कर दिया है, तो अब डाउट का कोई भी स्कोप नहीं हो। मुझे सच में यकीन हो गया कि तुम नाइट शेड हो। वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी इन्फॉर्मेशन तो दे दूंगा इस चिप में जो भी है, लेकिन उससे पहले मुझे ये जवाब दो कि 17 साल पहले जब तुम मर चुके थे तो उसके बाद आखिर तुम दोबारा जिंदा कैसे हो? और जिंदा हो तो हो, लेकिन अब तुम दोबारा इस ऑर्गेनाइजेशन में हाथ क्यों फैला रहे हो? क्या कहीं तुम ये उस लड़की के लिए तो नहीं कर रहे हो? और हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम लिलिया होता है। वो बंदा के को बताता है कि जब तुम मर गए थे तो उसके बाद द गार्डन वाले उस लड़की को अपने साथ ले गए, और 17 साल तक उन्होंने उसे अपने अंदर कैद करके रख रखा है, मानो वो उनकी कोई पालतू चिड़िया हो। उसे कोई भी फ्रीडम नहीं दी जाती है और वो वहाँ से बिल्कुल भी एस्केप नहीं कर सकती है। उसको वहाँ पे बंदी बना के रखा हुआ है और वो सिर्फ उनका काम करती है। क्या तुम्हारा मोटिव यही है कि तुम उस लड़की को छुड़ाना चाहते हो? और जो के होता है वो अपने मन ही मन में बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्से में आ जाता है, और उसका ट्रू मोटिव यही होता है कि वो उस लड़की को छुड़ाना चाहता है। अब तभी के उस बंदे से बोलता है कि तुम्हें फालतू जानकारी लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्या तुम हमारे रूल भूल गए हो कि कोई भी अननेसेसरी बात एक दूसरे से नहीं करनी है? वो बंदा बोलता है कि ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। और फिर वो उसे इन्फॉर्मेशन देने लग जाता है। वो बोलता है कि जो चिप तुमने मुझे दी थी, उस चिप से मुझे ये पता चला कि डहलिया का नेक्स्ट टारगेट एक लड़की थी, और वो के को उस लड़की की सारी डिटेल्स दे देता है।
और उसके बाद सीन यहीं पे ड्रॉप होता है और हम देखते हैं एक स्कूल का सीन, जहाँ पे सभी बच्चे स्कूल की छुट्टी के बाद बाहर आ रहे होते हैं। और उन्हीं में से एक वो लड़की होती है जिसका कि नाम शीडो होता है। सभी लोग उसको बाय कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि कल मिलते हैं शीडो। और शीडो भी सभी को बाय करती है और फिर वो बाहर को आने लग जाती है। हम देखते हैं कि के वहाँ पे उसके ऊपर नज़र रख रहा होता है। वो बोलता है कि यही है अकारी शीडो। ये जापान के लार्जेस्ट याकुजा सिंडिकेट की डॉटर है, शीडो अकारी। और अभी करंट टाइम पे तक गार्डन वाले इसी के पीछे पड़े हैं और वो इसे मारना चाहते हैं। के बोलता है कि मैं अभी के वक्त पे सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ और मेरा टारगेट एक ऐसी ग्लोबल असैसिनेशन सिंडिकेट है जिनकी की इनॉर्मस इन्फ्लुएंस है पूरे के पूरे वर्ल्ड की फाइनेंशियल और पॉलिटिकल पावर में। वो बहुत सारी कंट्रीज में अपना दबदबा रखते हैं और मैं अकेला इन लोगों का बाल भी बाका नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए मुझे अपने पीछे एक ऐसी पावर चाहिए जो कि मुझे बैक कर सकें, जो कि मुझे सपोर्ट कर सकें। और इसीलिए मैं इस लड़की को यूज़ करूँगा अपनी उस पावर को बिल्ड करने के लिए। और यही मेरी फाउंडेशन बनेगी जिससे कि मैं द गार्डन को असैसिनेट कर पाऊँ और उनको उनके घुटनों पे ले आऊँ। और के उसके ऊपर नज़र रख ही रहा होता है, उतने में हम देखते हैं कि उसके पीछे से बॉडीगार्ड आ जाता है जो कि इस लड़की का बॉडीगार्ड होता है। और बॉडीगार्ड बोलता है कि बहुत लंबे समय बाद मैंने तुम्हारे जैसा कोई देखा जो कि यहाँ पे ये हरकत कर रहा है। वो बोलता है कि तुम एक लिटिल पंक जिसने शायद आज तक कभी गन भी नहीं पकड़ी होगी, तुम इस टाइप की तुच्छी हरकतें कर रहे हो। लेकिन जो अपना के होता है ये उससे बोलता है कि तुम्हारी एडवाइस के लिए शुक्रिया, लेकिन अभी मैं तुम्हारे इस वर्ल्ड में अपना रीडेब्यू करने वाला हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज़। बॉडीगार्ड बोलता है कि बस तुम्हारी बहुत बकवास हुई, मुझे शांति से बताओ कि आखिर तुम किसके लिए काम कर रहे हो और आखिर तुम यंग मिस का पीछा क्यों कर रहे हो। के बोलता है कि मैं उन्हें टारगेट नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं तो। लेकिन उतने में ही वो बॉडीगार्ड उसे रोकता हुआ बोलता है कि लगता है तुम मुझे स्ट्रेट आंसर नहीं देने वाले हो, तो फाइट के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो के की तरफ को फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है और बॉक्सिंग उसके ऊपर यूज़ करता है। लेकिन के बड़े प्यार से उसके अटैक से बच जाता है। और वो बॉडीगार्ड बोलता है कि यू लिटिल ब्रैट, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। और वो उसके ऊपर और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि अचानक से उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पकड़ के उसकी गर्दन पे वार करता है और उसको सीधा ज़मीन पे लेटा देता है। उससे बोलता है कि शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा कोई एनिमी नहीं हूँ। उतने में ही पीछे से अकारी आ जाती है और बोलती है कि तुम दोनों रुक जाओ। वो लड़की के से बोलती है कि मैं नहीं जानती कि आखिर तुम कौन हो, लेकिन मेरे बॉडीगार्ड को छोड़ दो और उसे जाने दो। के उसको देख के बोलता है कि हाँ, लगता है इसमें थोड़ी सी हिम्मत है। और फिर के बोलता है कि ठीक है, मैं तब तक तुम्हारी बात सुनूंगा जब तक तुम मेरी बात सुनोगी। वो बोलता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तो क्यों ना हम साथ में कहीं चाय पिए। अकारी उससे बोलती है कि ठीक है, मुझे फॉलो करो। और हम देखते हैं कि वो एक कैफ़े में आ जाते हैं और के बोलता है कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। उस बॉडीगार्ड को अभी भी के पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन अकारी उससे बोलती है कि ठीक है, बहुत हुआ, अब सीधे पॉइंट पे आओ। तुमने किसी ना किसी रीज़न से तो मुझे अप्रोच किया ही होगा, मुझे बताओ। के बोलता है कि तुम मेरी कोई टारगेट नहीं हो, बल्कि जो मैन तुम्हारे पीछे है, जो हिटमैन तुम्हारा पीछा कर रहा है, वो मेरा एनिमी है। और इतना तो तुम भी जानती ही हो कि तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो कि तुम्हें मारना चाहते हैं, इसीलिए तुम इतना प्रोफेशनल बॉडीगार्ड साथ लेके घूम रही हो। लेकिन ये जो तुम्हारा बॉडीगार्ड है, ये तुम्हें चोका से नहीं बचा सकता है। वो लड़की बोलती है कि क्या चोका, आखिर ये कौन है। कि बोलता है कि ये लोग मास्टर असासिन्स हैं, इनकी पूरी एक आर्मी है और जो याकुजा हैं वो उनके अगेंस्ट कुछ भी चांस नहीं रखते हैं। वो लोग सच में बहुत ज़्यादा अलग लेवल के असासिन्स हैं। वो लड़की उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम एग्जैक्टली ये सब कुछ कैसे जानती हो। के बोलता है कि मैं खुद को तुम्हारा एलाई नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारे एनिमी का एनिमी हूँ और तुम्हारे लिए मैं चोका का ध्यान रखूँगा। इसीलिए मुझे कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा जब तक कि वो लोग तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करते हैं। वो बॉडीगार्ड एकदम गुस्से में उससे बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। अब उतने में के बहुत गुस्से में उस बॉडीगार्ड की तरफ को देखता है और बोलता है कि ज़रा अपनी औकात में रहो। और हम देखते हैं कि उस बॉडीगार्ड की फटके चार हो जाती है और वो नीचे बैठ जाता है शांति से। उसके बाद अकारी इससे बोलती है कि आखिर मैं तुम्हारे ऊपर क्यों बिलीव करूं। के बोलता है कि
कुछ दिन पहले योकोहामा में तुम्हारे एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर और तुम्हारे एसोसिएट्स के ऊपर अटैक किया गया था और तुम्हारे 3 लोगों को मारा गया था। वो लोग चौकाई थे तुम्हें मारने वाले। और ये इंसिडेंट कभी भी न्यूज़ में नहीं दिखाया गया क्योंकि मीडिया में एक ब्लैकआउट इफेक्ट डाला गया। लेकिन उन सभी लोगों को डेजर्ट ईगल से मारा गया और उनको असासिनेट करने वाला और कोई नहीं बल्कि चोका का ही आदमी था और उसका नाम था डहलिया। वो बॉडीगार्ड कहता है कि आखिर तुम इस सब बारे में कैसे जानते हो। वो बोलता है कि मैं ही था जो उस दिन डहलिया को वहाँ से पिकअप करके ले गया था और फिर उसके बाद मैंने ही डहलिया को मारा था। और वो अपने पास से एक गन निकालता हुआ बोलता है कि ये देखो, ये वही गन है जो कि डहलिया ने यूज़ करी थी। अगर तुम्हारे पुलिस से थोड़े भी कनेक्शन है तो तुम्हें उस साइट पे जो बुलेट्स मिली थी उन बुलेट्स को इस गन से मैच कर लो, ये वही गन है। बॉडीगार्ड तभी बोलता है कि तुम्हारे पास ये गन है, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम ही वो हो जिसने कि उन 3 लोगों को मारा था। कि ये बोलता है कि अगर मेरा टारगेट यंग मिस होती तो तुम्हें क्या लगता मैं इतना सारा ट्रबल लेता, मैं डायरेक्ट उसे मार सकता था। अब तभी अकारी बोलती है कि वेल, मुझे तुम्हारी स्टोरी के ऊपर बिलीव है, अब तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। हम अभी अपने घर वापस जा रहे हैं। और वो अपने बॉडीगार्ड को कार लाने के लिए बोलती है और हम देखते हैं कि ये फाइनली ये लोग अपने घर पे आ जाते हैं और के भी इनके साथ होता है। वो बॉडीगार्ड अकारी से बोलता है कि यंग मिस, मैं अभी भी इसके खिलाफ हूँ। मुझे नहीं लगता कि हमें इतने स्केची बास्टर्ड को अपने घर पे रुकने देना चाहिए। उतने में हम देखते हैं कि के वहाँ पे आता है और बोलता है कि तुम्हारा ये मेंशन तो सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है और तुम्हारा जो एक मेजर सिंडिकेट हाउस है उसके होने के नाते घर में काफ़ी अच्छी अच्छी पॉटरीज रखी हुई है। इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी कि तुम्हारी जो सिक्योरिटी है उसमें कुछ लोग फ्रंट गेट पे हैं और 2 टीम तुम्हारी गार्डन में पेट्रोलिंग कर रही है और एक बंदा जो कि सीसीटीवी रूम को मॉनिटर कर रहा है। सच में यहाँ पे सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी है और साथ ही साथ तुमने जो अपनी सिक्योरिटी के लिए बॉडी आर्मर पहना हुआ है वो भी अच्छा है। ये सच में गुड लक चार्म है अगर तुम ऐसा आर्मर पहन रही हो। और अकारी अपने मन ही मन में कह रही होती है कि उसे कुछ मिनट भी नहीं हुए हैं अभी इस घर पे आए हुए और उसने इतनी सारी चीज़ें नोटिस कर ली। अब तभी केन से बोलता है कि यहाँ पे जो तुम्हारे पीछे हिटमैन आने वाला है वो कोई ऑर्डिनरी असासिन नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये तुम्हारी खुद की भलाई के लिए। ये इस पूरे के पूरे घर को खाली करवा दो। यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को यहाँ से बाहर भेज दो। के फिर से रिपीट करता है कि जो लोग यहाँ पे तुम्हें मारने आ रहे हैं वो कोई ऑर्डिनरी असासिन्स नहीं है। सभी मेरी एडवाइस मानो और सभी लोगों को इस घर से बाहर भेज दो। वो बॉडीगार्ड एकदम चिल्लाता हुआ बोलता है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो और हम आखिर ये क्यों करें। के बोलता है कि मेरी बात मानो, वो लोग फ्यूनरल फ्लावर्स के लोगों के अगेंस्ट यूजलेस हैं। वो लोग यहाँ पे सिर्फ मरेंगे और कुछ भी नहीं होगा। वो लोग हमारे रास्ते में आएंगे। बॉडीगार्ड कैसे बोलता है कि अब तुम हमारे साथ और मजाक मत करो, ऐसे तो तुम हमारी लाइफ को और रिस्क में डालोगे। लेकिन तभी अकारी अपने बॉडीगार्ड से बोलती है कि काटागिरी, जैसा वो कहता है बिल्कुल वैसा ही करो प्लीज़। और फिर बॉडीगार्ड उसकी बात मान लेता है और हमको पता चलता है कि उन लोगों ने सभी लोगों को घर से बाहर कर दिया होता है। और बॉडीगार्ड सभी लोगों से बोलता है कि ये बॉस के ऑर्डर है तो सभी लोग यहाँ से जाओ। और फिर बॉडीगार्ड के से बोलता है कि तुमने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही कर दिया। के अकारी से बोलता है कि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी ज़्यादा कोऑपरेटिव होगी। तुम सच में मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रही हो, है ना। वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर ये फ्यूनरल फ्लावर्स वाले लोग कौन हैं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अगर असासिन्स यहाँ पे आ रहे हैं तो वो सच में बहुत खतरनाक हैं और जो मेरे नॉर्मल स्टैंडर्ड गार्ड्स हैं वो उनके अगेंस्ट किसी भी काम के नहीं हैं। तो असासिन्स को डील करने के लिए मुझे एक दूसरी असासिन की बात तो माननी ही पड़ेगी, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर सब कुछ छोड़ रही हूँ। के बोलता है कि आखिर तुम्हें क्यों लगता है कि मैं एक असासिन हूँ, मैंने तो तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं बताया। वो बोलती है कि क्योंकि मैंने पहले एक रियल असासिन देखा है और तुम्हारी आंखों में जब उस समय पे तुमने मेरे बॉडीगार्ड को धमकाया था तो तुम्हारी आंखों में वही सेम लुक था जो कि मैंने एक असासिन की आंखों में देखा है। वो आंखें, वो पास्ट और फ्यूचर कुछ नहीं जानती हैं बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट जानती हैं। वो असासिन को किसी भी चीज़ से मतलब नहीं होता है बकाए अपने सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मिशन से। और तुम्हारे अंदर भी एकदम वही स्पिरिट है। वो बोलती है कि लेकिन तुम्हारी आंखें उतनी भी कोल्ड नहीं है, तुम्हारी आंखों में बहुत कुछ मुझे अलग दिखता है। मुझे एक बर्निंग हीट दिखी तुम्हारी आंखों में,
एक ऐसी हीट जैसे तुम्हें अपने किसी गोल को अकॉम्प्लिश करना हो, मानो तुम्हारे अंदर कोई पैशन हो। और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करूंगी। अब जो के होता है वो बोलता है कि वैसे एक बात बताओ, क्या जो तुमने असासन देखा था, क्या उसकी भी आंखें एकदम मेरी ही तरह थी? अकारी बताती है कि वो एक वुमेन असासन थी जिसने कि मेरे फादर को मारा था। मेरे फादर जो कि शीडो ग्रुप के हेड हैं, मैंने उनकी पूरी डेथ अपनी आंखों के सामने देखी थी। के बोलता है कि आखिर वो किस टाइप की वुमेन थी। वो बताती है कि वो एक एल्डरली वुमेन थी और एक अजीब सी स्माइल उसके फेस पे थी। और उसको देख के ऐसा लगता है जैसे कि वो मतलब बहुत ऐसे अजीब थी। और वो पहले भी मेरे फादर के सामने आ गई थी। उसने अपने फेस पे वही सेम स्माइल रखते हुए मेरे फादर के सारे बॉडीगार्ड्स के मुंह काट दिए। और फिर उसके बाद लेकिन तभी अचानक से के उसे बीच में रोकता है और बोलता है कि क्या उसकी नाइफ में क्या उसकी नाइफ में एक रेड स्पाइडर लिली का डिज़ाइन था? वो बोलती है कि हाँ, आखिर तुम ये कैसे जानते हो? के बोलता है कि स्पाइडर लिली, हाँ, इसका मतलब ये है कि वो जो असासिन थी, मैं नहीं बिलीव कर सकता कि वो वुमेन अभी तक एक्टिव है। अब तभी उन दोनों को अचानक से कुछ अजीब सी फीलिंग होती है और हम बाहर देखते हैं कि जो बॉडीगार्ड होता है उसके सामने वही असासिन वुमेन आ चुकी होती है। और वो उससे बोलती है कि क्या तुम मुझे चीज़ें बताने के लिए तैयार हो? वो बोलती है कि ये मेंशन एक स्पाइडर वेब की तरह है और मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप्स बिछाए हुए हैं इस पूरी की पूरी जगह पे। और वो बोलती है कि बताओ, आखिर यहाँ पे हमारे अलावा और कौन है? और वो अपने पास से कुछ निडल्स निकालती है और बोलती है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हारे साथ गेम खेलने के लिए भी तैयार हूँ। और उतने में ही हम देखते हैं कि पीछे से अकारी आ जाती है जो कि उस असासिन के ऊपर अटैक करती है अपने स्वॉर्ड से। लेकिन वो असासिन बड़े प्यार से उसके अटैक से हट जाती है। और फिर वो असासिन एकदम हंसते हुए बोलती है कि हाँ, तुमने मेरे लिए कुछ टाइम बचाया, अब मुझे और फालतू टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलती है कि लड़की, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम वही लड़की हो ना, जब मैं उस दिन तुम्हारे फादर को मारने आई थी तो तुम पीछे कपबोर्ड से मुझे देख रही थी। मतलब वो बेसिकली पीछे छुपी हुई होती है। वो कहती है कि अब तो तुम बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हो और तुम्हारी आइज़ एकदम तुम्हारे फादर की तरह है। लेकिन हम उतने में ही देखते हैं कि वो इससे बात कर ही रही होती है, उतने में के इसके ऊपर अटैक कर देता है और वो उसके अटैक से बच जाती है। के तभी बाहर निकलता है और बोलता है कि हाँ, मैं सच में विश करता हूँ कि तुम्हारी जैसी एक लेडी अभी भी असैसिनेशन का काम कर रही है, सच में। तभी वो बोलती है कि ओह, मैं जानती थी कि एक अननोन बंदा, एक स्पाइडर मॉन्स्टर यहाँ पे है। तो तुम फाइनली बाहर निकल गए। हम देखते हैं कि के और उस असासिन के बीच में थोड़ी बहुत ऐसे फिजिकल फाइट्स एक्सचेंज हुई होती है। और उसकी फाइट के बाद वो दोनों ही एक दूसरे से बचते हैं। और वो जो असासिन होती है वो कहती है कि ये कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है, इसके पास एक सर्टेन प्रैक्टिकल मार्शल आर्ट्स की नॉलेज है। और जैसे कि जब कोई बेयर हैंड फाइट कर रहा होता है किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसके हाथ में नाइफ होता है, तो तुम्हें एक सर्टेन टेक्निक का यूज़ करते हुए इस नाइफ से बचना चाहिए। और एक बहुत क्रेजी थ्योरी है और ये बच्चा उसको जानता है कि आखिर कैसे एक शार्प वेपन को फेस करना है। और वो मेरे सामने एकदम कंप्लीटली डिफेंसलेस खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ज़रूर कोई ना कोई काउंटर मेरे ऊपर करेगा। मुझे बहुत केयरफुल होके इसके सामने रहना पड़ेगा। और उतने में हम देखते हैं कि के एक और लात उसको मारता है और वो बड़ी मुश्किल से इसके अटैक से बचती है। और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत डेफिनेटली ऑफ गार्ड कैच कर लूँगा। वो असैसिन बोलती है कि तुम एक बहुत बोल्ड बच्चे हो, तुम मेरे ऊपर पहले अटैक भी कर रहे हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि तुमने मेरी पर्सनल नर्व के ऊपर अटैक किया। ऐसा लगता है कि तुम एक सिलेट यूज़र हो। बहुत लंबे समय बाद मैं किसी सिलेट यूज़र से फाइट कर रही हूँ। सीलेट बेसिकली बहुत सारी टेक्निक्स का मिक्सचर, एक आर्ट फॉर्म होती है। यहाँ पे तुम किसी इंसान के शरीर के अंदर उसकी नर्व्स को टारगेट करते हो ताकि तुम उसकी बॉडी को पैरालाइज कर सको। के बोलता है कि तो तुमने ये सब एक सिंगल स्ट्राइक से ही फिगर आउट कर लिया, सच में तुम अपना काम जानती हो। वो लेडी कैसे बोलती है कि तुम मुझे एक ऐसे अनप्लीजेंट आदमी की याद दिला रहे हो। हाँ, ये आज से 20 साल पहले की बात है, जब मैं फ्रंट लाइन से रिटायर हो गई थी और मैं एक ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की तरह सर्व कर रही थी द गार्डन को। और उस समय पे ये लेडी एक बच्चे को टेक्निक सिखा रही होती है और वो उसको बोल रही होती है कि तुम्हें ऐसे 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 करके इस टेक्निक को यूज़ करना है। और बेसिकली वो जो बच्चा होता है वो और कोई नहीं बल्कि पुरानी लाइफ वाला के होता है।
और फिर जब उसको सिखाने के बाद वो उसके प्रैक्टिकल मतलब इम्प्लीकेशन को देख रही होती है, तो हम देखते हैं कि उस समय पे के ने बड़ी आसानी से इसी की टेक्निक को पहली बार में सीख लिया होता है और इसी को सरपास कर दिया होता है, और बोलता है कि कम ऑन ओल्ड लेडी, मुझे कुछ नई टेक्निक सिखाओ। और उस समय पर वो लेडी कहती है कि ये तो सच में एक मॉन्स्टर है, इसने मेरी टेक्निक को मुझसे पहले सरपास कर दिया। और उसको इस समय पे बहुत ज़्यादा बेइज्जती फील हुई होती है एक इंस्ट्रक्टर की तरह। और फिर उसने इंस्ट्रक्टर की ड्यूटी छोड़ के दोबारा फ्रंट लाइन में आके ये असैसिनेशन वाला काम करना शुरू कर दिया। और वो बोलती है कि एक परफेक्ट टाइम आने के बाद मैं जो अपनी स्किल है, मेरा ट्रू डांस, उसको परफॉर्म करूँगी। अब तभी के प्रेजेंट टाइम में उस लेडी से बोलता है कि खैर, मैं तुम्हें उतना भी हेट नहीं करता हूँ। और वो उसके सामने एक लाइन बोलता है, वो कहता है कि अपनी एनिमी की बॉडी को फाड़ने से पहले तुम उसकी विल को फाड़ दो, तो आधा गेम तुम वहीं पे जीत गए। और के बोलता है कि ये बहुत अच्छी एडवाइस दी थी तुमने मुझे। और वो लेडी अचानक से शॉक होती है और बोलती है कि इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। और इतना कहते हुए के उसके ऊपर दोबारा अटैक करना शुरू कर देता है, और वो उसके क्रूशल पार्ट्स को पकड़ के उनको मतलब डैमेज करने की कोशिश कर रहा होता है। और एक बार तो उस लेडी के हाथ से उसकी नाइफ भी नीचे गिर जाती है, और फाइनली के उसकी नाइफ को अपने हाथ में पकड़ लेता है। लेकिन फिर अचानक से वो लेडी अपना नाइफ वापस अपने हाथ में ले लेती है, और वो बोलती है कि तुम इतनी सारी चीज़ें जानते हो और तुम ये टेक्निक भी जानते हो, तुम सच में नाइट शेड हो, है ना? कि बोलता है कि और अगर मैं नाइट शेड हूँ भी तो आखिर तुम मेरा क्या करने वाली हो? वो लेडी बोलती है कि हाँ, मुझे नहीं पता है किस टाइप का लॉजिक है और आखिर तुम नाइट शेड कैसे हो सकते हो, लेकिन मेरे इंस्टिंक्ट्स मुझसे कह रहे हैं कि तुम ही नाइट शेड हो। वो कहती है कि अब मैं तुम्हें अपनी एक्चुअल टेक्निक दिखाऊंगी, मेरा एक्चुअल डांस, तुम उसको विटनेस करो और देखो कि आखिर मेरी बॉडी के मूवमेंट्स कितने ज़्यादा फास्ट हो गए हैं। और वो अपना वो मतलब जो भी डांस परफॉर्म करती है, वो कहते हुए उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और कहती है कि ये फाइनल डांस ऑफ डेथ तुम्हारे लिए। हम देखते हैं कि पीछे जो अकारी और उसका बॉडीगार्ड होते हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि आखिर के इसके अटैक्स को कैसे झेलेगा। लेकिन के बोलता है कि इसकी शिफ्टिंग मूवमेंट से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इसके नाइफ पे फोकस करना है। अगर मैंने इतना कर दिया तो मैं बड़ी आसानी से इसको हरा पाऊंगा। और हम देखते हैं कि उसके मूवमेंट इतने ज़्यादा फास्ट होते हैं कि जैक को भी थोड़ा थोड़ा मतलब दिक्कत आ रही होती है। और फिर उसके बाद वो एक और टेक्निक यूज़ करती है जो कि होती है रेड स्पाइडर लिलीज की, और ये धीरे धीरे इनको के ऊपर अटैक करने लग जाती है। हमें पता चलता है कि ये जो अटैक होता है ये पॉइजनस होता है, और कुछ निडल्स तो जाके के को लग भी जाती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि के कुछ नीडल्स को लेने के बाद फाइनली उसके उस पूरे के पूरे अटैक को किसी ना किसी तरीके से रोक देता है, और बोलता है कि मैंने तुम्हें रोक लिया और अब तुम सिर्फ एक स्ट्राइक की बची हो। और हम देखते हैं कि वो भी उसकी तरफ वो आगे बढ़ रही होती है लेडी, और बोलती है कि मैं फाइनली तुमसे जीत गई। लेकिन उतने में ही जैक बहुत स्पीड में अपनी मूवमेंट को चेंज करता है, और वो दूसरी डायरेक्शन से आके सीधा उस लेडी के ऊपर उसी का काउंटर अटैक करता है। उसके बाद वो उस लेडी की गर्दन पकड़ता है और उसको सीधा ज़मीन पे ले जाता है, और जो नाइफ उस लेडी का होता है उसको अपने हाथ में लेते हुए उस नाइफ को उसी लेडी की में डाल देता है। और उसको मारते हुए के उससे बोल रहा होता है कि शायद इतने सालों के बाद भी तुम अभी तक मेरे लेवल पे नहीं पहुंच पाई हो, और एक बार फिर से मैं तुम्हें हेल में ले जा रहा हूँ। वो बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा ट्राई किया मुझे मारने का या मुझे अपनी टेक्निक दिखाने का, लेकिन अभी भी तुम में बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है जो कि तुम हेल में करोगी। और इतना कहते हुए वो फाइनल अटैक करते हुए उसे ख़त्म कर देता है। अब हम देखते हैं कि फाइनली के उठता है, और हमें पता चलता है कि उसके अंदर भी कुछ पॉइजनस जा चुका होता है। बॉडीगार्ड उससे बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारे अंदर पॉइजन गया है? के बोलता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी ब्रीदिंग की मदद से उस पॉइजन को थोड़ा सा डीले कर लिया है। ये टैक्टिकल ब्रीदिंग का यूज़ किया होता है। वो एक ऐसी ब्रीदिंग होती है जिससे कि तुम एक्सट्रीम मतलब सिचुएशन में इससे बहुत हद तक पॉइजन को अंदर जाने से रोक सकते हो। अकारी उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए एक ब्लैक मार्केट डॉक्टर को बुला सकती हूँ जो कि शीडो ग्रुप का फाइनेस्ट डॉक्टर है। लेकिन के बोलता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, एक पॉइजन यूज़र हमेशा अपने साथ एंटीडोट लेके चलता है। और देखो, मुझे उसकी बॉडी से एंटीडोट मिल भी गया। और हम देखते हैं कि के को एंटीडोट के साथ साथ अगला क्लू भी मिल चुका होता है कि आखिर द गार्डन वालों का अगला टारगेट कौन है। और वो लड़की बोलती है कि बताओ कि आखिर वो कौन है जो कि मुझे मारना चाहता है, और आखिर मुझे क्यों मारना चाहता है। हम देखते हैं कि इस फाइट के बाद जो अकारी होती है वो अपने बॉडीगार्ड का ट्रीटमेंट कर रही होती है।
और बॉडीगार्ड उससे बोलता है कि यंग मिस, क्या आप ठीक तो हैं? वो उससे बोलता है कि अब यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। वो बोलता है कि आज की ये फाइट देखने के बाद मुझे इतना तो पता चल गया है कि वो जो आदमी है वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, वो एकदम डिफरेंट है और वो बहुत तगड़ा फाइटर है। और मैं अपनी करंट पावर से तो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं सच में कहीं बहुत ज़्यादा पीछे हूँ। इस बार भले ही हम बच भी गए हों, लेकिन सिचुएशन अगली बार ऐसी नहीं होगी। तो इसलिए मैं अब आपको इस वर्ल्ड के अफेयर्स में और ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होने दूंगा। अब आपको खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और इन सब चीज़ों से कुछ टाइम के लिए बहुत दूर रहना पड़ेगा, एकदम आइसोलेशन में। और तब तक मैं इस गैंग के अफेयर्स को संभालूंगा, जितने भी लोग बचे हैं उनको निपटाऊंगा। तो प्लीज़ तब तक के लिए आप कहीं ऐसी जगह चली जाइए जहाँ पे आप बच सकती हैं। लेकिन उतने में वहाँ पे के आता है और बोलता है कि भाग जाना कभी भी कोई ऑप्शन नहीं होता है। बॉडीगार्ड बोलता है कि आखिर तुम यहाँ कब आए? के सीधा अकारी से बात करता है और बोलता है कि तुम कोई इनोसेंट स्कूल गर्ल नहीं हो, तुम शेडो की डॉटर हो, एक ऐसे ग्रुप की डॉटर जिन्होंने की ब्लड एंड वायलेंस का यूज़ किया है। तो इसीलिए इसके इफ़ेक्ट से तुम नहीं बच सकती हो, इवेंचुअली तुम्हें भी सर्कमस्टांसेस को भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए भागो मत, बल्कि चीज़ों का सामना करो। और वो बोलते हैं कि बाय द वे, मैंने उस बंदे का नाम पता कर लिया है जिसने कि तुम्हें मरवाने के लिए ऑर्डर दिए थे। वो बोलता है कि मेरे पास एक ऐसा बंदा है जो कि इस डेटा को एनालाइज करता है बहुत स्पीड से और मुझे बताता है कि आखिर एक्चुअल कल्प्रिट कौन है, या फिर और जितना भी डेटा होता है उसमें। और वो बोलता है कि क्या तुम जानना चाहते हो कि आखिर किसने तुम्हें मारने के लिए ऑर्डर दिए थे? बॉडीगार्ड बोलता है कि देर मत करो और जल्दी से बताओ कि आखिर वो कौन है। प्रोटैगनिस्ट बताता है कि उस बंदे का नाम है मसाया कुरोकी। हमें पता चलता है कि ये जो मसाया कुरोकी है, ये शेडो ग्रुप का ही एक मेंबर होता है। बॉडीगार्ड तभी अचानक से एकदम शॉक होता हुआ बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या सच में इसके पीछे उसका हाथ है? हमारी जो ये होती है अकारी, ये बोलती है कि जो हमारा शीडो ग्रुप है उसका जो अभी के टाइम पे असिस्टेंट हेड है वो है कुरोकी। और कुरोकी ही अभी के समय पे कंपनी के सारे अफेयर्स को संभाल रहा है मेरे फादर के मरने के बाद। और वो बंदा बहुत कम समय में ही कंपनी में बहुत तगड़ी स्पीड से अपनी सीट ऊपर करते जा रहा है। और सच में वो इलीगल बिजनेस में बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो अंडरग्राउंड बहुत सारे कसिनोज संभालता है और साथ ही साथ उसके बहुत सारे अंडरग्राउंड फाइटिंग रिंग्स हैं। वो बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ पैसा देता है बहुत बड़ी बड़ी गैंग्स को। और वो सच में एक मतलब गजबी लेवल का अंडरग्राउंड बिजनेस चला रहा है। और इसी स्पीड पे वो बहुत जल्द कंपनी का एकदम टॉप का एग्जीक्यूटिव बन जाएगा। लेकिन के बोलता है कि उसको ये कुछ समय नहीं चाहिए, वो बहुत जल्द से जल्द कंपनी के टॉप सीट पे आना चाहता है। इसीलिए उसने डहलिया और लाइक्रोसिस के थ्रू द गार्डन से हाथ मिलाए। द गार्डन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्यूनरल फ्लावर्स को बिलोंग करती है और उसका मकसद ये है कि वो शीडो कंपनी के बॉस की ओनली डॉटर, यानी कि तुम्हें मार के इस कंपनी का बॉस बनना चाहता है और खुद बॉस की सीट पे बैठना चाहता है, ताकि वो पूरी की पूरी शीडो कंपनी को अंडरवर्ल्ड के हवाले कर दें। और फिर वो ऐसे करके पूरी एक अंडरवर्ल्ड की नई गैंग बना लेगा और खुद द गार्डन के अंडर में छुप के रहेगा। और ऐसे करके उसको प्रोटेक्शन भी मिलेगी और अंडरग्राउंड का वो सबसे बड़ा माफिया बन जाएगा। यही पूरा का पूरा प्लान है कुरोकी का जो कि उसने सोचा है। के बोलता है कि मेरा गोल भी एकदम सिंपल है, मुझे द गार्डन के सारे प्लान्स को मिट्टी में मिलाना है और द गार्डन की तबाही देखनी है। वो बोलता है कि तो अकारी, अब आखिर तुम क्या करने वाली हो? क्या तुम अभी भी भागना चाहती हो या फिर इसका डटकर मुकाबला करना चाहती हो? अकारी बोलती है कि जिस बंदे ने मेरे पेरेंट्स को मरवाया है, मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। भागना कभी भी मेरी चॉइस हो ही नहीं सकती है। भागना एक पैथेटिक चॉइस है और ये शीडो का वे नहीं है। एक शीडो होने के नाते मैं डटकर मुकाबला करूंगी और अपनी कंपनी को अपने हाथों में लूंगी। के उससे बोलता है कि ठीक है, तो तुम्हारा रिजल्ट सेट है। अकारी बोलती है कि मैं जानती हूँ कि ये पूरी की पूरी कंपनी, ये पैसा, ये फेम मेरे फादर ने एकदम लेजिटिमेट तरीके से तो नहीं बनाई है। तो इसलिए मैं भी कोई इनोसेंट पर्सन नहीं हूँ और कभी ना कभी मुझे भी इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। और मैं विलिंगली उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन उसका तरीका बिल्कुल भी ये नहीं होने वाला है। मैं शीडो कंपनी को एक कोवार्ड के हाथों में बिल्कुल भी नहीं सौंपने वाली हूँ। मैं अपनी कंपनी को अपने हाथों में लेके रहूंगी। उसके बाद अकारी के से बोलती है कि वैसे मैंने अभी तक तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा,
के बताता है कि मेरा नाम के है। के उससे बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि तुम कोई भी अननेसेसरी क्वेश्चन मुझसे ना पूछो। और फिर उसके बाद अकारी के से बोलती है कि वेरी वेल के, मैं तुम्हें हायर करती हूँ। तुम वो पावर बनो जिस पावर से मैं कुरोकी से फाइट कर सकूं, और बदले में तुम्हारा रिवॉर्ड ये होगा कि तुम अपने गोल की फुलफिलमेंट कर पाओगे। तुम्हारे पास वो पावर होगी जिससे तुम द गार्डन को एनिलेट कर पाओ। शीडो कंपनी के पास जो कुछ भी है वो सब मैं तुम्हें दे दूंगी ताकि तुम अपना कॉपरेशन ले पाओ गार्डन को ख़त्म करने के लिए। और के अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि जो कुछ भी गार्डन के पास है, उनका पैसा, उनकी फेम, उनका पूरा का पूरा पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट, वो सब कुछ अगर मेरे पीछे रहेगा तो मैं बहुत इजीली गार्डन को टक्कर दे पाऊंगा और उन्हें क्रश कर पाऊंगा। और फिर वो दोनों हाथ मिलाते हुए बोलते हैं कि ठीक है, फिर ये डील डन हुई। अब उसके बाद हमारा सीन ड्रॉप होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कुरोकी को, जो कि बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे ये हो क्या रहा है। जब से हमने लाइकोरिस को भेजा है उस लड़की को मारने के लिए, उसके बाद से उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। आखिर तुम ये क्या सोचते हो कैमापुल्ला? मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। क्या तुम्हारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है? वो बंदा बोलता है कि ये सब कुछ देखना मेरी जॉब नहीं है, तुम अपने मैटर खुद से करो। हो सकता है कि लाइकोरिस बहुत ज़्यादा गुस्से में हो क्योंकि तुमने उसे एक बच्ची को फिनिश करने का टास्क दिया है, एक मेयर हाई स्कूल गर्ल। कुरोकी एकदम गुस्से में बोलता है कि ये इररिस्पॉन्सिबल बातें मत करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि आखिर वो क्या कर रही है, आखिर वो कहाँ है। क्या वो भी डहलिया की तरह मर तो नहीं गई? तुम लोग फ्यूनरल फ्लावर वाले बहुत फालतू में हाइप्ड अप हो रखे हो कि तुम स्ट्रॉन्गेस्ट असासिन हो। तुम्हारे घंटा भी कुछ बस की नहीं है। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ बातें करते हो, समझ गए? और उतने में ही हम देखते हैं कि जो बंदा होता है ये एकदम से इसके पास आता है, कुरोकी के पास, और इसकी गर्दन पे चाकू रख देता है और बोलता है कि तुम बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंड मत करना। हम लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए हेल्प कर रहे हैं ताकि हम लोग अपने गोल्स को पूरा कर पाएं। तुमसे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। फ्यूनरल फ्लावर कोई तुम्हारे नौकर नहीं है, समझे? तो अगली बार से मुझसे थोड़ा तमीज से बात करना। और वो कुरोकी से माफी मांगने लग जाता है और बोलता है कि सॉरी सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। वो बंदा चाकू उठाते हुए बोलता है कि अगली बार से थोड़ा ध्यान रखना। और अब उसके बाद कुरोकी बोलता है कि उस लड़की के असैसिनेशन के बाद हमारी सारी रास्ते की बाधा हट जाएगी। उसके बाद कोई भी ऐसा एग्जीक्यूटिव नहीं होगा जो कि मेरे रास्ते में आएगा, और शीडो पूरी तरीके से मेरी हो जाएगी। और मैं शीडो का यूज़ करते हुए इस अंडरवर्ल्ड से इस कंट्री को कनेक्ट करूँगा, और फिर पूरी जगह हमारा राज होगा। और पीछे से वो जो बंदा होता है फ्लावर वाला, वो बोलता है कि और ये सब होगा द गार्डन के नाम पे। इसके बाद हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कुरोकी की बिल्डिंग का सीन, जहाँ पे हर टाइप की लीगल एक्टिविटी चल रही होती है, चाहे वो गैम्बलिंग हो, चाहे वो क्लबिंग हो, या कुछ भी। और तभी यहाँ पे एंटर करती है अकारी, और अकारी के साथ होता है के और उसका बॉडीगार्ड। हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं, और बोलता है कि अब टाइम आ गया है कि कुरोकी को कुछ गेम दिखाए जाएं। वो बोलता है कि हमारा सबसे पहला स्टेप है कि हम यहाँ पे द गार्डन के खिलाफ पहला काउंटर अटैक कर पाएं, और उसके लिए हमें हीडो को अक्वायर करना होगा, और उसके लिए कुरोकी का मरना ज़रूरी है। और वो बोलता है कि मैं द गार्डन के ही कैसल में उनकी आग जलाऊंगा। हम लोग देखते हैं कि वो अंदर जा ही रहे होते हैं, और वो जो बॉडीगार्ड होता है वो बोलता है कि पता नहीं यहाँ पे सब कुछ कैसा होगा। वहीं के बोलता है कि जैसा हमने प्लान किया था सब कुछ वैसा ही होने वाला है। हम देखते हैं 2-3 दिन पहले का फ्लैशबैक, जहाँ पे ये सभी लोग बैठ के प्लानिंग कर रहे होते हैं, और ये लोग बोलते हैं कि हम लोग उनके मेंशन में जाएंगे और वहीं जाके इनको ख़त्म करेंगे। बॉडीगार्ड एकदम गुस्से में बोलता है कि अगर तुम्हें उनकी टेरिटरी में जाना ही है तो आखिर तुम अकेले क्यों नहीं जाते हो? आखिर क्यों अकारी को भी वहाँ जाना ज़रूरी है? के बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है ताकि हम शीडो ग्रुप को प्रोटेक्ट कर पाएं। मान लो मैं वहाँ पे चला भी गया और मैंने वहाँ जाके कुरोकी को मार दिया और सबका सब मैं खुद कर पाया, तो उसके बाद होगा क्या? उसका रिजल्ट ये होगा कि जो पूरी की पूरी कंपनी है उसमें फिर से बहुत ज़्यादा बर्डन सा उठ जाएगा। कोई भी ये चीज़ नहीं एनालाइज करेगा, सभी लोग यही समझेंगे कि सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव मर चुके हैं, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए फिर से बहुत सारे ड्रामे होने लगेंगे। सब यही समझेंगे कि शीडो ग्रुप में अब कोई भी इतना कैपेबल नहीं है कि वो आगे शीडो को लीड कर सकें,
और ऐसे में शीडो कंपनी कोलैप्स होती जाएगी और उसके अंदर ही एक सक्सेशन वॉर हो जाएगा और हम लास्ट में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बल्कि एक अलग सिंडिकेट ग्रुप डेवलप हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अकारी, जो कि अभी के समय पे शीडो ग्रुप की सोल हायर है, वो खुद जाके वहाँ पे ट्रेटर को चैलेंज करे और सबके सामने कुरोकी की असलियत लाए। और अगर वो ऐसा पब्लिकली करेगी तो उसके बाद अकारी को एक्सेप्टेंस मिल जाएगी शीडो ग्रुप को एक्वायर करने की, और सभी लोग उसके ओबे करेंगे और वह फाइनली शीडो ग्रुप की ओनर बन जाएगी। और अकारी भी ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है और वो बोलती है कि इसके लिए जो भी तैयारियां हैं वो सारी तैयारियां करवाओ, हम लोग वहां जाएंगे और अपने प्लान को अंजाम देंगे। प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं कि कुरोकी को पता चलता है कि जो अकारी है वो इस जगह पे आई है। कुरोकी बोलता है कि क्या, आखिर वो यहाँ पे क्यों आई है, और इसका मतलब ये है कि वो अभी तक जिंदा है, हमें कुछ ना कुछ उसके लिए करना पड़ेगा। और वो अपने बंदे को ऑर्डर देता है कि उसको एकदम नॉर्मल गेस्ट की तरह ट्रीट करना, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने की। ये जो फ्यूनरल फ्लावर वाला बंदा होता है ये बोलता है कि क्या मैं अभी जाके उससे डील कर रहा हूँ, क्या मैं उसको मार डालूँ। किरोकी बोलता है कि नहीं, ये करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर सभी कस्टमर के सामने ये चीज़ होगी तो इससे मेरी रेपुटेशन को ठेस पहुंचेगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। वही नीचे जो बॉडीगार्ड होता है वो बोल रहा होता है कि यहाँ पे शीडो की यंग मिस आई है, लेकिन अभी तक कोई भी आके उससे ऑफिशियली ग्रीट नहीं किया। लगता है वो रूमर्स ट्रू थे कि कुरोकी यहाँ पे ट्रेटर है। अब जो के होता है वो बोलता है कि हमें सबसे पहले उसे प्लेइंग फील्ड में ड्रैग करना पड़ेगा, और इसके लोग प्लान बना के आए होते हैं। और हम देखते हैं कि जो अकारी होती है वो फाइनली वहाँ पे चली जाती है खेलने के लिए। वो पोकर खेलने चले जाते हैं और हम देखते हैं कि पहले तो वो लोग अकारी को वहाँ नहीं जाने देने वाले होते हैं, लेकिन अकारी बोलती है कि जितने की भी बेट देनी है मैं दूंगी। वो सभी लोग बोलते हैं अकारी से कि यहाँ की जो मिनिमम बेट शुरू होती है वो मिलियन येन से होती है। और हम देखते हैं कि तभी जो के होता है वो उनके सामने बहुत बड़ा सूटकेस खोल देता है पैसों से भरा हुआ। गेम शुरू होता है और धीरे धीरे जो अकारी होती है वो इन सभी को यहाँ पे हराती जा रही होती है, हराती जा रही होती है। और इसने यहाँ पे इतना पैसा जीत लिया होता है कि अब सभी लोग इसके साथ खेलने के लिए मना कर देते हैं और बोलते हैं कि हम और बैट नहीं लगाना चाहते हैं। अकारी बोलती है कि क्या हुआ, अभी अभी तो गेम शुरू हुआ है। लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो कैसे जीत रही है, और वो कह रहे होते हैं कि ये ज़रूर कोई ना कोई चीटिंग ज़रूर कर रही है। अब तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि ओ कम ऑन, तुम लोगों ने मुझे बताना चाहिए था कि प्रिंसेस अकारी इस जगह पे आ रही हैं, मैं पर्सनली उनसे ग्रीट करने के लिए यहाँ पे आता। अकारी पीछे देखती है तो वहाँ पे कुरोकी होता है और बोलती है कि बहुत लंबे समय बाद मुलाकात हुई। कुरोकी बोलता है कि तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया, तुम एकदम अचानक से यहाँ पे आ गई। केस को देख के बोलता है कि इसका फेस सच में किसी कुत्ते से कम नहीं है। अब तभी कुरोकी बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा जीता है, वाओ तुम बहुत ग्रेट हो। ऑफ कोर्स तुम्हारी जितनी भी विनिंग है मैं वो सब तुम्हें पे कर दूंगा, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत गिफ्ट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, ताकि तुम खुद और अपने दोस्तों को कुछ ट्रीट दे सको मेरी तरफ से। लेकिन तभी अकारी से बोलती है कि तुम एक चूहे हो जिसने कि मेरे फादर के कैसल में अपनी जगह ले रखी है, और तुम मेरे सामने ये सब कुछ दिखाओगे। तुम यहाँ पे कितने ज़्यादा इलीगल धंधे चला रहे हो वो सबका सब मुझे पता है, और तुमने कंपनी को पूरा अपने हाथ में ले रखा है। और वो उससे ऐसे बहुत कुछ बुरा बुरा चीज़ कह रही होती है। आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बोल रहे होते हैं कि कुरोकी को इस तरह से अब्यूज़ करने वाली ये लड़की कौन है, आखिर ये कौन है। और सबको पता चलता है कि ये शीडो ग्रुप के फादर, मतलब जो इसके लीगल ओनर है, उनकी डॉटर है। और सभी लोग बोलते हैं कि हाँ, इसकी हिम्मत देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि ये जैसे ओनर की बेटी हो। कुरोकी उससे बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपने गेम को बंद करके यहाँ से चली जाओ। तभी अकारी से बोलती है कि हाँ तुमने ठीक कहा, गेम तो मैं बंद कर रही हूँ क्योंकि मैं कार्ड गेम से बहुत ज़्यादा बोर हो गई, लेकिन क्यों ना अब हम दूसरा गेम खेलें जो कि तुम्हारी इस इलीगल जगह का सबसे अट्रैक्टिव गेम है। वो बंदा बोलता है कि क्या तुम केज ऑफ ब्लड के बारे में बात कर रही हो। केज ऑफ ब्लड एक ऐसा गेम है जो कि इस अंडरग्राउंड में होता है कसिनो के, और इसमें बेसिकली दो लोग
अपने अपने मार्शल आर्ट टूर्नामेंट, मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू मार्शल आर्ट टूर्नामेंट करवाते हैं। और जिसका भी पीस जीतता है उसको दूसरे वाले की शर्त माननी पड़ती है। कराकी बोलती है कि तुम और मैं दोनों अपने अपने पीसेस रिंग में भेजेंगे, और जिसका भी पीस लास्ट तक स्टैंड करेगा वो जीत जाएगा। कुरोकी बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली आज का हमारा कोई भी मैच शेड्यूल नहीं है। अकारी बोलती है कि तुम्हें ये मैच करना पड़ेगा। मेरे पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी मैंने शीडो ग्रुप से इनहेरिट किया है और अपने फादर से इनहेरिट किया है, सारे के सारे असेट्स, सारे के सारे मेन एस्टेट, और मैं खुद, मैं अपनी इन सब चीज़ों को दाव पे लगाती हूँ। और बदले में तुम इस पूरे के पूरे एंटायर कसिनो को दाव पे लगाओगे। आखिर क्या तुम मेरी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो? करोकी अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये सब ये क्या कह रही है। क्या ये कहीं इसको इनहेरिट तो नहीं करना चाहती है? वो बोलता है कि मैं इस जगह पे इसके ऑफर को रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी रेपुटेशन का सवाल है। अकारी बोलती है कि क्या हुआ, तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो क्या? मुझे ये मत कहना कि तुम्हारी फट रही है। और अब कुरोकी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि ठीक है, मुझे एक्सेप्ट है। और के अपने मन ही मन में कहता है कि इसने फाइनली हमारी बेट को एक्सेप्ट कर लिया। हम देखते हैं कि मॉनिटर से ये जो फ्यूनरल फ्लावर वाला छोटा सा बच्चा होता है, ये भी इन सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा होता है और बोलता है कि हाँ, ऐसा लगता है कि अब फाइनली कुछ मज़ा आने वाला है। हम देखते हैं कि सभी लोग फाइटिंग रिंग में पहुंच चुके होते हैं और वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि आज के केज ऑफ ब्लड में आप सभी का स्वागत है। आज का वैसे हमारा कोई मैच प्लान नहीं था, लेकिन एक सुपर स्पेशल मैच आज लास्ट मोमेंट पे डिसाइड हुआ। और हम देखते हैं कि जिनके बीच में आज की बैटल होने वाली है, उनमें से एक बंदा है रेड कॉर्नर में, हमारा अनडिफीटेड चैंपियन, जिसको कि आप सभी जानते हैं, किंजो। और दूसरी तरफ जो बंदा है, इसका मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जो भी है, ये सूट पहन के इस रिंग में आया है। ये एक मिस्टीरियस फाइटर है। और पीछे से सभी लोग हंस रहे होते हैं और बोलते हैं कि क्या अब ये बंदा किंजो से फाइट करेगा? ओफो, ये बैटल तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। पीछे से बॉडीगार्ड के को बता रहा होता है कि मैंने सुना है कि ये जो बंदा है, ये कोई फुल कांटेक्ट कराटे यूज़र है और इसने अपने सारे ओपोनेंट्स को हॉस्पिटल भेज दिया है। क्या तुम सच में इससे जीत पाओगे? और के उसको कुछ भी जवाब नहीं देता है और बोलता है कि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूँ। अब मैच शुरू होता है और जो रेफरी होता है वो अनाउंस करता है कि वेपन्स का यूज़ करना प्रोहिबिटेड है, इसके अलावा तुम हर चीज़ का यूज़ कर सकते हो। और फाइनली इनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। अब रेफरी इन दोनों को मैच शुरू करने के लिए बोलता है और हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच की फाइट शुरू हो जाती है। किंजो पहला अटैक करता है के ऊपर, और वो इतनी तेज स्पीड से अटैक करता है कि मानो वो उसको मार ही देगा। लेकिन के बड़े ही प्यार से उसके उस अटैक से बच जाता है। किंजो बोलता है कि क्या हुआ बच्चे, क्या तुम मेरे ऊपर एक अटैक भी नहीं कर पा रहे हो? हम देखते हैं कि किंजो ने अपने अटैक की स्पीड बढ़ा दी होती है और वो तेज तेज फिस्ट मार रहा होता है के को, लेकिन के बेयर हैंड से अपने सिर्फ उसकी सारे फिस्टों को डॉच कर रहा होता है। पीछे से जितने भी लोग होते हैं वो सब कहते हैं कि किंजो इसको क्रश कर डालो, इसको जान से मार डालो, ये जिंदा नहीं रहना चाहिए। और हम देखते हैं कि करोकी और अकारी भी पीछे बैठे हुए होते हैं और कराकी अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि नहीं, आखिर ये बच्चा किंजो की कोर स्ट्राइक्स को कैसे डिफ्लेक्ट कर रहा है, आखिर ये इन्हें कैसे डॉच कर पा रहा है। जब से मैच शुरू हुआ है तब से ये बच्चा अपनी जगह से हिला तक नहीं है। और ये अकारी से कहता है कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है ना? तुम क्या कहती हो उस बारे में अकारी? और अकारी कुछ भी नहीं कह रही होती है। कुरोकी कहता है कि जो मेन स्ट्रीम मार्शल आर्ट्स है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है उस अंडरवर्ल्ड से जहाँ पे हम रहते हैं, और एक ऐसी जगह पे जहाँ पे इस टाइप का मैच चलता है। यहाँ पे ना किसी टाइप के रूल ना और कुछ, यहाँ पे अगर चलती है तो सिर्फ और सिर्फ चीप टेक्निक्स, तुम कुछ भी करके सिर्फ विक्ट्री गेन करते हो। और ये एकदम अनरीजनेबल वायलेंस है। तुम क्या कहती हो उस बारे में अकारी? और ऐसा कहते कहते वो अकारी के कंधों पर अपना हाथ रख लेता है, जो देख के अकारी को बहुत गुस्सा आता है और वो एकदम से उसका हाथ नीचे रख देती है और बोलती है कि अपनी औकात में रहो। कुरोकी बोलता है कि एक बार ये मैच खत्म हो जाए उसके बाद मैं तुम्हें भी तुम्हारा लेसन सिखाऊंगा, क्योंकि एक पेट को डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत होती है। और अकारी बोलती है कि व्हाट अ जोक, तुम मुझ पे जो लाइन मार रहे हो वो तुम्हारे ऊपर ज़्यादा सूट होती है, क्योंकि असल में तुम हो जो कि गार्डन वालों के कुत्ते बने फिरते हो। और अब कुरोकी एकदम गुस्से में चिल्लाता हुआ बोलता है कि हे किंजो,
आखिर तुम्हें इतना ज़्यादा वक्त क्यों लग रहा है इसको ख़त्म करने में? आखिर तुम क्या कर रहे हो? और हम देखते हैं कि अचानक से कुरोकी जैसे ही मैच की तरफ को देखता है तो उसे कुछ बहुत ज़्यादा शॉकिंग नज़र आता है। वो देखता है कि केंजो एकदम पसीने में लाल हो रखा है और उसके शरीर से सिर्फ और सिर्फ पसीने छूट रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ के को कद्दू भी कुछ नहीं हुआ होता है और वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में खड़ा होता है। कुरोकी कहता है कि आखिर केंजो को क्या हो गया है, वो अपने सारे के सारे अटैक कर रहा है लेकिन उसके बावजूद भी ये इस ब्रैट से जीत क्यों नहीं पा रहा है। के बोलता है कि हे क्या हो गया, क्या अब तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची? और अचानक से के बहुत तेज की लात सीधा किंजो के मुंह पे मारता है और किंजो सीधा नीचे जाके गिरता है। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि अब उससे अपने दम पे उठा भी नहीं जाता और सभी लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और रेफरी 3 काउंट्स करता है कि 1 2 3 और वो कहता है कि किंजो हार चुका है। वहीं जो पीछे से बॉडीगार्ड है वो कैसे कहता है कि आखिर तुमने क्या किया? वो कहता है कि कुछ नहीं, अगर तुम्हें एक बीस्ट को टेक डाउन करना है तो तुम्हें उसके पंख काटने होते हैं, पर मैंने सिर्फ यही किया। और के बॉडीगार्ड से इतना कह ही रहा होता है, इतने में पीछे से एक और बंदा आता है जो कि रेफरी को मार गिराता है। और हम देखते हैं कि ये वही छोटा बच्चा होता है, फ्यूनरल फ्लावर्स वाला। और ये बच्चा एकदम से यहाँ पे आता है और धीरे धीरे करके यहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं उन सभी को मारे जा रहा होता है। और वो सारे लोग धीरे धीरे एक एक करके मरते जा रहे होते हैं। और ये बच्चा सेकंड भर भी नहीं लगाता है यहाँ पे सारे के सारे लोगों को मारने में। वो बच्चा कहता है कि मैंने देखा कि इस कसीनो के लोग अपने गेस्ट के लिए बिल्कुल भी हॉस्पिटेबल नहीं थे। के बोलता है कि तो तुमने आखिर ये क्या किया? मैंने बस सिंपली उन सभी को मार डाला, क्योंकि अब जो असल फाइट है वो स्टार्ट होने वाली है। मुझे एक क्लोजर समझो जो कि स्टेज के पास कर्टेन लाता है। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी स्क्रिप्ट को रूल नहीं करना चाहता हूँ। के बोलता है क्या स्क्रिप्ट? वो बोलता है कि अगर तुम अभी यहाँ पे जीत जाते किंगजो से तो हमारी जितनी भी स्क्रिप्ट थी वो सब वेस्ट में जाती। और मैं नहीं चाहता था कि ये सब कुछ हो, तो इसलिए तुम भूल जाओ कि तुम्हारा किंजो के साथ ऐसा कोई मैच कभी हुआ भी था। है ना कुरोकी, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? और कुरोकी कहता है कि हाँ, अब मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। अब तभी अचानक से के एक और अटैक उस बच्चे के ऊपर करने लग जाता है, लेकिन वो बच्चा बड़े प्यार से उसके अटैक से बच जाता है और बोलता है कि इतनी बेकार से केक, ये तो सच में बहुत बेकार केक है। खैर जिस हिसाब से तुम्हारे एक्शन है, तुम्हारे मूव्स हैं, मैं तुम्हें देख के बता सकता हूँ कि तुम एक सिलेट यूज़र हो, है ना? अगर तुम कौन सी स्टाइल यूज़ करते हो? हमें पता चलता है कि सिलट एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है जो कि ओरिजिनली साउथ एशिया से ओरिजिनेट हुई थी। और ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्निक थी, कॉम्बैट में इसका इतना ज़्यादा यूज़ होने लगा कि इसको बहुत सारे मिलिट्रीज और स्पेशल फोर्सेस ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। और ऐसे करते करते इसकी डिफरेंट स्टाइल्स ओरिजिनेट होती गई जो कि अलग अलग बेयर हैंड कॉम्बिनेट में स्पेशलाइज्ड हैं। और अब हम देखते हैं कि के इसके ऊपर अटैक कर ही रहा होता है, लेकिन इतने में ही ये जो बच्चा होता है ये अपना एक हाथ सीधा के की छाती पे मारता है और के को ये इतना तेज पड़ता है कि वो सीधा पीछे जाके पड़ता है। वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभालता है और हम देखते हैं कि उसके मुंह से खून भी आने लग गया होता है। और वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि ये तो सच में बहुत भयंकर स्टाइल है। पीछे से अकारी भी ये देखकर कह रही होती है कि के किंजो की आयरन फिस्ट से भी बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा उसे, लेकिन इस बच्चे के सिर्फ एक हाथ से वो इतना पीछे जाके पड़ गया। वहीं के कह रहा होता है कि ये जो मेरे सामने बंदा है जिससे मैं भी फाइट कर रहा हूँ, इसकी रिएक्शन स्पीड और इसकी पावर ये सच में ह्यूमन लिमिट को क्रॉस करती है। कोई भी ह्यूमन अपने पास इतनी तगड़ी रिएक्शन स्पीड नहीं रख सकता है। और के उससे पूछता है कि क्या तुम फ्यूनरल फ्लावर्स से हो? वो बंदा कहता है कि ओ, तो तुमने इसको गैस कर लिया और तुमने हमारे बारे में सुना है। तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरा नाम है कैंपानोला और मैं फ्लावर ऑफ ग्रेटिट्यूड हूँ। खैर मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार भी हूँ कि तुमने मुझे इतनी बोरिंग जॉब होने के बावजूद भी इतना फन गेम दिखाया। ये सच में बहुत कभी कभी मेरे नसीब में होता है। कि उससे बोलता है कि नहीं, प्लेजर तो असली मेरा है कैंपानोला, क्योंकि अब तुमने कह दिया है कि तुम फ्यूनरल फ्लावर्स से हो, तो अब मुझे बिना होल्ड बैक किए हुए तुम्हारा खात्मा करना पड़ेगा। ये अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि ऑनेस्टली मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा से उसके उस पाम स्ट्राइक को लूं, क्योंकि वो सच में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। मैं अब बिल्कुल भी एक भी बार इसका अटैक नहीं झेल सकता हूँ, लेकिन मुझे कैसे ना कैसे करके इसको हराना ही पड़ेगा। सबसे पहले मुझे ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि आखिर इसकी फाइटिंग स्टाइल क्या है, और उसके बाद ही मैं इसका कुछ कर पाऊंगा। कैंपानुला बोलता है कि ओह,
ऐसा लगता है कि अब स्टेज काफ़ी ज़्यादा शांत हो गया है। क्या तुम ऑलरेडी अपने मार्शल अटैक सारे के सारे कर चुके हो? अब तुम्हारे पास तुम्हारे स्क्रिप्ट में क्या कुछ भी नहीं बचा है जो तुम इतने ज़्यादा शांत हो गए हो? और वो बोलता है कि अगर तुम मेरे ऊपर अटैक करने नहीं आ रहे हो तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा। और हम देखते हैं कि कैंपानूला बड़ी तगड़ी स्पीड से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। के कहता है कि इसका अटैक तो सच में बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन भले इसका अटैक फास्ट क्यों ना हो, लेकिन इसकी जो अटैक की ट्रेजेक्टरी है वो बहुत आसानी से रीडेबल है। ये सच में बहुत ऑब्वियस अटैक्स कर रहा है। ये अटैक बहुत ज़्यादा रिफाइंड मार्शल स्केल है जो कि लाइकोरिस के अटैक से भी ज़्यादा बेहतर है। इसके अंदर एक स्ट्रीम ऑफ वॉयलेंस है जो कि पावर और स्पीड से भरी हुई है। और ऐसा करते करते कैंपानूला एक और अटैक के ऊपर करता है, और इस बार के अपने हाथ से इसके अटैक को रोक लेता है और इस पे काउंटर अटैक करता है। कैंपानूला को रियलाइज होता है कि के ने इसके अपर आर्म की रेडियल नर्व को स्ट्रक कर दिया है अपने अटैक से। और वो बोलता है कि ओ, तो तुम आर्म्स को डिसलोकेट करना भी जानते हो, है ना? और तुम तब से इसी मेरी आर्म पे टारगेट कर रहे थे। ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो स्किल है वो सिलेट गंटिंग स्किल है। गंटिंग एक ऐसा सिलेट होता है जो कि ओपोनेंट के स्ट्राइक को न्यूट्रलाइज कर देता है और कहीं ना कहीं उसको रोक लेता है। और नॉर्मली ये एनिमी को पिन पॉइंट करते हुए उसके नर्व्स को कहीं ना कहीं ब्लॉक करने का काम करता है। और कैम्पनूला बोलता है कि तो ये तुम्हारा डेथ मेथड है ना? ये बोलता है कि तुम इससे फैमिलियर हो। ऐसा लगता है कि ये मेथड अब और ज़्यादा पॉपुलर होता जाता है। अब के दोबारा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके ऊपर लात मार रहा होता है, लेकिन अचानक से कैंपानोला के को कुछ तो करता है और वो बड़ी आसानी से उसकी स्ट्राइक को डॉज कर लेता है और बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम और क्या क्या कर सकते हो। कि सेवरल फिस्ट अटैक्स उसके ऊपर करता है और कैंपानूला इतनी तगड़ी स्पीड से उसके अटैक से बच रहा होता है कि कह रहा होता है कि ये मुझे बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा है, आखिर ये इतना एफर्टलेसली मेरा अटैक्स को कैसे डॉच कर पा रहा है। वो कहता है कि कोई भी मार्शल आर्टिस्ट जो होता है वो अपने ओपोनेंट के मतलब जो आगे आने वाले मूवमेंट है उनको पहले से ही रीड कर लेता है। इससे बहुत सारी चीज़ों से वो कर पाता है उसकी बॉडी मूवमेंट से, और इससे वो उसके नेक्स्ट एक्शन को प्रेडिक्ट कर लेता है। लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि इतने कम सेकंड्स में कोई इस चीज़ को रीड कर ले। ये लड़का ये जो मेरे सामने है ये आखिर मेरे अटैक्स को कैसे डॉच कर पा रहा है? ये ह्यूमन रिएक्शन स्पीड से भी बियॉन्ड है। और अब तभी अचानक से कैंपानोला एक अटैक फिर से अपना फिस्ट पाम का के के पेट पे करता है, और इस बार फिर से के सीधा पीछे दीवार पे जाके पड़ता है। और उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो इस कैंपानोला को कैसे हराए। पीछे से जो बॉडीगार्ड और अकारी होते हैं ये लोग भी देख के एकदम शॉक हो जाते हैं कि के इतना ज़्यादा कैसे पिट रहा है। और कुरोकी अकारी से कहता है कि अब तुम्हें देखने को मिलेगा कि आखिर असली वॉयलेंस कैसी होती है। और भूलना मत कि हमारे बीच में क्या बेट लगी थी। इस मैच का नतीजा जो भी होगा वो उस बेट को डिसाइड करेगा। अकारी बोलती है कि एक बार ये मैच ख़त्म हो जाने दो, उसके बाद तुमने जो जो हरकतें करी है उस सब के लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तुम उसके लिए तैयार रहना। अब हम देखते हैं कि के दोबारा उठता है फाइट करने के लिए और बोलता है कि अब मैं समझ गया कि तुम्हारा स्पेशल ट्रेट क्या है, वो नर्व्स हैं, है ना? कैम्पानूला बोलता है कि अमेजिंग, तुमने एकदम सही बोला, मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल हूँ। एक कट सेल ट्रांसप्लांट की वजह से मेरा जो नर्वस सिस्टम है वो एकदम एबनॉर्मली डेवलप हुआ था, और उसकी वजह से मेरी जो नर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिकर हैं एक नॉर्मल पर्सन के मुकाबले, और इसकी वजह से उनकी चैनल डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और यही रीज़न है कि तुम्हारी स्ट्राइक्स मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रही हैं, क्योंकि मेरी नर्व्स बहुत ज़्यादा रेजिलेंट हैं, वो तुम्हारे हर एक अटैक को कहीं ना कहीं डिफेंड करेंगी। के बोलता है कि तुम्हारी ये जो एबनॉर्मल रिएक्शन स्पीड है ये भी उन्हीं नर्व्स की वजह से है ना? कैंपानोला बोलता है कि हाँ एग्जैक्टली वो कहता है कि नो मैटर, नॉर्मल पर्सन चाहे कितना भी ट्रेन कर लें लेकिन वो कभी भी इतनी स्पीड नहीं बढ़ा सकते हैं। वो एटलीस्ट 0.2 सेकेंड्स लेंगे किसी भी चीज़ पर रिएक्ट करने के लिए, लेकिन मैं 0.00002 सेकेंड्स में ही एकदम कैट की तरह रिएक्ट करता हूँ। इस वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे लिए ऐसे मूव करता है मानो मेरे लिए फ्रेम बाय फ्रेम मूवमेंट हो रहा हो। तो इसीलिए ये सब कुछ हुआ। और के बोलता है कि तो वो जो तुम्हारी पाम स्ट्राइक थी जिसमें कि उतनी रिडिकुलस पावर थी वो भी सेम ट्रिक से वर्क करती है ना? वो बोलता है कि हाँ, उस अटैक को प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं।
वो बोलता है कि मेरी बॉडी की चाहे मसल्स हैं या कुछ भी है मेरी बॉडी के अंदर, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो फास्ट मूवमेंट करने लग जाती हैं और मैं बहुत आसानी से कोई भी अटैक कर सकता हूँ। मैं अपनी पूरी बॉडी की पावर को एक जगह पे कंसंट्रेट करते हुए एक सिंगल पॉइंट पे अटैक करना जानता हूँ, बिना कोई एनर्जी लूज़ किए हुए। और ऐसी बहुत सारी टेक्निक मार्शल आर्ट्स मैंने सीखी हुई हैं। क्या तुम और भी मेरे बारे में जानते हो, या मैं ही तुम्हें कुछ और बताऊं? के बोलता है कि नहीं, ये सच में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, तुम सच में क्रेजी हो। वो बंदा बोलता है कैंपानोला कि हाँ सच में, मुझे ऐसा फील होता है कि डायलिया और लाइक्रोसिस, उनके लिए मुझे बड़ी दया आती है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी लास्ट में मारे गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग एक नॉर्मल ह्यूमन है। लेकिन उनका एफर्ट भली वेस्ट हुआ, इसके बावजूद भी मैं उनके लिए थोड़ा बहुत तो शुक्रगुजार रहूँगा। कि ये बोलता है कि हाँ तुम एकदम ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये तुम्हारी पावर दिक्कत नहीं देती है क्या? क्या तुम्हें इनकन्वीनियंट नहीं लगता है? तुम किसी भी चीज़ को फ्रेम बाय फ्रेम देखते हो, तो आखिर तुम मूवीज़ वगैरह कैसे देखते हो? तुम्हें तो एक सेकंड में 24 फ्रेम्स दिखते होंगे, तो क्या वो तुम्हें एक चौपी फ्लिप बुक की तरह नहीं लगता है? आखिर ये सब कुछ तुम कैसे कर लेते हो? कैम्बनुला बोलता है कि हाँ मैं भी इस सबसे थोड़ा बहुत डिससेटिस्फाइड ज़रूर हूँ, लेकिन क्या करें, अब मेरी लाइफ ऐसी है। और अब कैम्पानुला बोलता है कि लेकिन अब अगर तुम्हारे पास कोई भी और इंटरेस्टिंग ट्रिक नहीं है, तो अब हमें इस सब को बहुत जल्द ख़त्म कर देना चाहिए, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं। कि एकदम गुस्से में बोलता है, उसके अंदर से एक अलग सा ऑरा निकल रहा होता है, और बोलता है कि हाँ ख़त्म तो हमें कर देना चाहिए, लेकिन ख़त्म करने की बारी है तुम्हारी इस बोरिंग फ्लिप बुक को। वो बोलता है कि मैं इस फ्लिप बुक को एक फाइनल एपिसोड दूंगा, तुम्हारा फाइनल हाईलाइट। कैंपनूला बोलता है कि हाँ देखते हैं आखिर तुम क्या कर लेते हो, सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करने से कुछ नहीं होता है। के अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि कैंपानूला के रिफ्लेक्सेस कंप्लीटली एबनॉर्मल हैं, और वो नॉर्मल अटैक्स से बड़ी प्यार से डील कर लेता है। और इसके अगेंस्ट जीतने के लिए सिर्फ एक ही चांस है, उसको एक ऐसा काउंटर अटैक देना जो कि परफेक्टली टाइम्ड हो, क्योंकि वो इजीली बहुत रिफ्लेक्सेस से नोटिस कर सकता है। तो अगर उसको एक परफेक्ट काउंटर अटैक दिया जाए तो वो उससे कर सकता है कुछ। वहीं कैंपानोला अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि लगता है इस सामने वाले को कुछ कॉन्फिडेंस आया है जब उसने लास्ट अटैक मेरे ऊपर किया था, वो गंटिंग अटैक, और उसको लग रहा है कि ये मेरा सुपर रिएक्शन बहुत इजीली ब्रेक कर सकता है। लेकिन ये एकदम गलत है। वो अटैक मैंने पर्पसली अपने ऊपर लिया था ताकि मैं उसके काउंटर के अगेंस्ट भी अपना सुपर रिएक्शन यूज़ कर सकूं और उसके अटैक को समझ सकूं। मेरे लिए सरप्राइज अटैक जैसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि किसी का भी कोई भी सरप्राइज अटैक ऑलरेडी मेरे स्क्रिप्ट में लिखा हुआ होता है। मेरी रिएक्शन स्पीड इतनी फास्ट है कि मैं किसी के भी रिएक्शन या उसके सरप्राइज अटैक को भी बहुत आसानी से पकड़ सकता हूँ। और मैंने जो फॉल्स होप इसको दी है, इसकी वजह से इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है और इसे लग रहा है कि ये मुझे हरा देगा। और अब कैंपानोला एकदम तेज का अटैक करते हुए इसकी तरफ को आगे बढ़ता है और चिल्लाता है कि अब तुम मरने वाले हो, हिम्मत है तो आओ मेरे ऊपर अटैक करो, ये तुम्हारा फिनाले मोमेंट होने वाला है। लेकिन कैंपानोला उसे देखकर बोलता है कि ये आखिर हिल क्यों नहीं रहा है, ना ही ये मेरे ऊपर कोई काउंटर एम कर रहा है। खैर, अब ये सब कुछ बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, मुझे इस सब को अब ओवर करना है। और हम देखते हैं कि जैसे ही कैंपानोला के ऊपर वो अटैक करने वाला होता है, उतने भी अचानक से उसे कुछ होता है और वो के ऊपर अपनी फिस्ट अटैक नहीं कर पा रहा होता है। हमें पता चलता है कि के ने अपना काउंटर अटैक ऑलरेडी लॉन्च कर दिया होता है। हमें पता चलता है कि कैंपानोला के जो सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस हैं, वो सिर्फ उन्हीं थ्रेट्स के अगेंस्ट काम करते हैं जिनको कि वो परसीव कर पाता है। और इसीलिए के को उसके ऊपर कोई ऐसा अटैक करना था जिसको कि वो परसीव ही ना कर पाए। और अगर वो उसको परसीव ही नहीं कर पाएगा तो वो उसको ना जान पाएगा ना उसके अगेंस्ट कुछ कर पाएगा। और इसीलिए के ने ज़बरदस्ती कैंपानूला का फिस्ट अटैक दोबारा अपने ऊपर लिया, वही पाम अटैक, जिससे कि उसको कैंपानूला के पास आने का मौका मिले। और उसने अपनी फिंगर टिप्स की मदद से कैंपानूला के फोरहेड को टच किया। और ये एक रैंक एक सीक्रेट टेक्निक होती है जो कि पॉइजनस टेक्निक है। इसका नाम है पॉइजन निडल। इस टेक्निक से अब जैसे ही किसी के फेशियल या फिर मतलब कहीं भी नर्व को टच करते हो अपनी फिंगर टिप से, तो वो बहुत तेज़ी से सामने वाले की सेंसरी इंफॉर्मेशन के अंदर जाता है और उसकी बॉडी को पैरालाइज करना शुरू कर देता है। इसका इफेक्ट इमिडिएटली नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उस बंदे के ऊपर इसका इफेक्ट होने लग जाता है
तो उसकी बॉडी पूरी की पूरी खत्म होने लग जाती है। ये एक डिलेड पॉइजन की तरह काम करता है जो कि सामने वाले के सेंसेस को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और के ने बड़ी चुपकी से कैंपानूला के ऊपर अपना ये अटैक कर दिया होता है। और अब के उससे बोलता है कि तो अब आखिर तुम्हारा क्या कहना है तुम्हारी स्क्रिप्ट के फाइनल एपिसोड के बारे में। और हम देखते हैं कि कैंपानोला की बॉडी पूरी पैरालाइज हो जाती है। और के उसके ऊपर इतना तेज अटैक करता है कि वो सीधा पीछे जाके पड़ता है। अब कैंपानोला जमीन पे पड़ा हुआ होता है और कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। के उसे और ज्यादा मारे जा रहा होता है। कैंपानोला को बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि आखिर के ने ये क्या किया। के बोलता है कि कुछ नहीं, मैंने तो बस तुम्हें टच किया। और अब जब कैंपानोला एकदम खराब हालत में जमीन पे पड़ा हुआ होता है तब उसे रियलाइज होता है कि अभी मैच के बीच में के ने उससे जो भी फालतू की कन्वर्सेशन करी थी उसकी पावर को लेके, कि आखिर उसकी अटैक स्टाइल किया है, ये सारी चीज़ें वो सिर्फ इसलिए थी ताकि के को कुछ टाइम मिल जाए और उस टाइम तक कैंपानोला की बॉडी में पूरा का पूरा पॉइजन पहुंच जाए और वो अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करे। कैंपानोला बोलता है कि हाँ, ये बिल्कुल भी बुरा नहीं था, मुझे नहीं पता था कि सिनेरियो इस तरह से जाएगा। के बोलता है कि एक किलर भी एक दिन ज़रूर मरता है और जब तक ये तुम्हारी बारी नहीं आई तब तक तुम्हें इस बात का रियलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि अब तुम्हारी बारी है तो अब तुम्हें रियलाइज हो गया होगा। कैंपानूला के से थैंक्स बोलता है और बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, इस बोरिंग वर्ल्ड में तुमने मुझे थोड़ा सा एंटरटेन किया और अब ये बोरिंग वर्ड मुझे थोड़ा सा एंटरटेनिंग लगने लग गया है। और इतना बोलते बोलते के उससे बोलता है कि रेस्ट इन पीस यू लिटिल ब्रैट। और अब के एकदम गुस्से में पीछे मुड़ते हुए कुरोकी की तरफ देखता है और चिल्लाता है कि कुरोकी। लेकिन उतने में ही हम देखते हैं कि कुरोकी ने अकारी के सर पे बंदूक टांग रखी होती है और बोलता है कि तुम में से कोई भी हिलने की जरूरत भी मत करना। एंड बस यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है और इस सीरीज के अभी सिर्फ इतने ही चैप्टर्स आए हैं। आगे जैसे जैसे इसके चैप्टर आते रहेंगे वैसे वैसे मैं इसके नए पार्ट्स लाता रहूँगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना। एपिसोड में आगे हम लोग देखते हैं कि कुरोगी कैसे बोलता है कि तुम बिल्कुल ही आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, वरना मेरे हाथ में ये जो बंदूक है मैं इसका ट्रिगर दबा दूंगा और ये लड़की मारी जाएगी। के उससे बोलता है कि अच्छा कर लो, तुम्हें जो करना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो बंदा एकदम शॉक हो जाता है कि आखिर इसको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है अकारी के मरने से। के बोलता है कि तुम जब एक बार अकारी को मार दोगे तो तुम जानते हो उसके बाद क्या होगा। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने का ट्राई करो, तुम्हारी कंपनी की रेपुटेशन, ये सब फ्यूचर के बारे में सोचो। ये जो कुरोकी होता है ये मन ही मन में कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था कि ये मुझे धोखा देने का ट्राई कर रहा है, और एकदम शांत खड़ा है। इसका मतलब ये है कि इसको होस्टेज बनाना मेरे काम आया। कुरोकी फिर तेज तेज हंसने लग जाता है और कहता है कि मुझे तो वैसे भी मरना ही है, लेकिन मैं अगर अपने मरने के साथ साथ कुछ लोगों को और साथ ले जाऊं तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। और ऐसा कहते कहते वो बंदूक के ट्रिगर को और ज़्यादा तेज दबाने लग जाता है। वो अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि जब तक बॉस की डॉटर मेरे पास है यानी कि अकारी, तब तक ये लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। मैं अभी भी यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ, और एक बार मैं इन लोगों से बच गया तो उसके बाद गार्डन वाले तो मुझे बचा ही लेंगे। बस मुझे कुछ समय तक और ये सब कुछ संभालना है। अब उतने में ही अकारी उससे बोलती है कि मुझे एक चीज़ बताओ कि आखिर तुमने मेरे फादर को क्यों मरवाया। कुरोकी बोलता है कि ओह, तो बॉस के बारे में पूछ रही हो। एक्चुअल में वो पूरी फैमिली को डिसबैंड करने के बारे में प्लान कर रहे थे। और तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब कुछ होने देता? मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं होने देता। हमने अपनी पूरी की पूरी लाइफ रिस्क में डाली ताकि हम लोग शीडो के नाम को बिल्ड कर पाएं, और वो इतनी आसानी से शीडो को बर्बाद होने देते? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता था, क्योंकि शीडो को मुझे कंट्रोल करना था, और इसकी वजह से मैंने उन्हें मार डाला। और हकारी अपने मन ही मन में कह रही होती है कि फादर, वो ये सब कुछ अच्छे के लिए ही कर रहे थे। और इतना कहते कहते वो गुस्से में बोलती है कि अब मुझे तुम्हारी साइड की स्टोरी पता चल गई है। और अचानक से वो अपने टाइट कपड़े एकदम फाड़ देती है और उसकी चंगुल से बच जाती है। हम देखते हैं कि उसने अपने पैर में एक नाइफ छुपा के रखा होता है, और अचानक से वो नाइफ निकालते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों के लिए सजा देकर रहूंगी। और वो नाइफ लेके उसकी तरफ को आगे बढ़ती है। किरोकी बोलता है कि यू बिच, और वो भी अपनी गन चलाने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उसके गन चलाने से पहले ही अकारी अपने नाइफ को सीधा उसके हाथ पे दे मारती है और उसके हाथ से गन छूटकर नीचे गिर जाती है। उतने में ही हम देखते हैं कि के भी एक्शन मोड में आ जाता है। उसके बाद अकारी दोबारा से वो नाइफ लेते हुए उसकी तरफ को और अटैक करती है और नाइफ सीधा उसके पेट पे दे मारती है। और वो अटैक इतना तेज होता है कि कुरोकी का इसका असर होता है और वो नीचे जमीन पे गिर जाता है। अकारी बोलती है कि तुम चिंता मत करो कुरोकी,
मैं शीडो नेम को कभी भी डिसअपियर नहीं होने दूंगी, और जो तुम्हारा प्लान था ना ही उसको कभी सक्सीड होने दूंगी। मैं शीडो को दोबारा से एक अच्छे नाम पे लेके जाऊंगी। और अब मेरी बारी है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की शीडो ग्रुप की। तो तुम अपना काम करके यहाँ से निकल सकते हो। और इतना बोलते बोलते वो उसको मारने के लिए दोबारा आगे बढ़ती है और बोलती है कि शीडो फैमिली की ओनली डॉटर होने के नाते मैं अब शीडो ग्रुप को इनहेरिट कर रही हूँ। वो बंदा बोलता है कुरोकी कि तुम ये कभी भी नहीं कर पाओगी। और इतना आधा आधा ही सेंटेंस बोलते बोलते हम देखते हैं कि कुरोकी मर जाता है। और अब उसके बाद अकारी वहां से जाने लग जाती है। और अब ऐसे करके ये वाला सीन यहीं पे ड्रॉप हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ दिन बाद का सीन, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग एक जगह पे बैठे होते हैं और वहीं पे अकारी भी होती है। और अब देखते हैं कि उसके फादर का फ्यूनरल चल रहा होता है। वो बॉडीगार्ड अकारी को कुछ देते हुए बोलता है कि ये शीडो फैमिली का कहीं ना कहीं सोल है और ये प्रीवियस हेड्स से पास ऑन होते रहा है, और अब आपकी बारी है इसको टेक ऑन करने की। और वो कुछ तो गल्प टाइप होता है, मतलब बेसिकली मुझे भी नहीं पता क्या है, बट जो भी है अकारी उसको लेती हुई बोलती है कि अब मैं अकारी, मेरा पूरा नाम है अकारी शीडो, और मैं फोर्थ हेड हूँ शीडो फैमिली की। अब मैंने इस बिजनेस को इनहेरिट कर लिया है। जो सुनते ही वहाँ के सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। ये बेसिकली सारे के सारे शीडो जो कंपनी होती है उसके एम्प्लॉय होते हैं। अकारी कहती है कि मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है, बहुत अच्छे से फैमिली को चलाना है। तो मैं ये आशा करती हूँ कि आप सभी मुझे अपना कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट देते रहेंगे। आप लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं हम्बली आज आप सभी से आपकी गाइडेंस मांगती हूँ और चाहती हूँ कि आप पूरी लॉयल्टी के साथ शीडो के लिए काम करें। और वो सारे लोग अकारी की बात से एग्री हो जाते हैं और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि इस दिन शीडो फैमिली की जो फोर्थ इनहेरिटेंस होती है वो अकारी शीडो बन जाती है और वो शीडो फैमिली की ऑफिशियल ओनर बन जाती है। और हमें पता चलता है कि आज ही के दिन अकारी ने के को शीडो फैमिली का चीफ एडवाइजर अपॉइंट कर दिया होता है। इसका मतलब अब के अकारी के लिए काम करेगा। अब उसके बाद सीन ड्रॉप हो जाता है और हम देखते हैं के को, जो कि अपने लैपटॉप के आगे बैठा होता है और कुछ चीज़ें सोच रहा होता है। वो कहता है कि कुरोकी अब मर चुका है और अकारी ने शीडो फैमिली को इनहेरिट कर लिया है। मैं भी अब शीडो कंपनी का चीफ एडवाइज़र हूँ, और अदर वर्ड्स में ये बोलूँ तो मैं ऑलमोस्ट हाफ सक्सेस हो गया हूँ अंडरवर्ल्ड में अपना कंट्रोल लेने के लिए। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा कदम है अपने गोल को फुलफिल करने के लिए। अब क्योंकि मैं इस जगह पे कदम रख चुका हूँ तो मुझे आगे देखना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या करना है। और वो ये यही सोच रहा होता है कि जिस लड़की को उसने बचाना है सबसे पहले तो वो उसे बचाएगा। वो कहता है कि मैंने लिलिया से प्रॉमिस किया था कि मैं उसका ध्यान रखूंगा, और बस तुम वेट करना लिलिया, मैं तुम्हें बचाने ज़रूर आऊँगा। और मैंने आज ही के दिन से ये कसम खा ली है कि मैं गार्डन वालों से तुम्हें ले जाके रहूँगा। अब तभी उसके पीसी पे उसे एक नोटिफिकेशन आती है कि मैंने एनालिसिस कंप्लीट कर दिया है, हमें एक और बदमाश मिला है। और के उसको देखकर कहता है कि ओ, तो कैंपानुला से मुझे जो डेटा मिला था उसको फाइनली इसने कर दिया है। और वो बोलता है कि मैंने इस इंफॉर्मेशन के लिए कुछ ज़्यादा ही पैसे पे किए थे। और खैर अब तो मेरे पास पीछे से क्योंकि शीडो ग्रुप का सपोर्ट है तो मेरे पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है। वो बोलता है कि जब उसके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है तो वो कहता है कि ये जो पूरा प्लान था, ये बिजनेस था, ये एक फ्लोरिस्ट बिजनेस था। और स्पेसिफिकली ये जो धंधा करते थे वो आर्म्स ट्रैफिकिंग का धंधा करते थे, मतलब हथियार वगैरह का, और साथ ही साथ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इनकी सबसे मेन पैसों की कमाई थी। वो बोलता है अपने बंदे की को मुझे और ज़्यादा डिटेल बताओ। तो वो जो बंदा उसका साथी होता है वो उसको बता रहा होता है कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन ये लोग जिनसे ड्रग्स की डिलीवरी करवाते हैं वो लोग ऑर्डिनरी सिविलियंस होते हैं। वो सभी लोग डार्क जॉब रिक्रूट्स कहलाए जाते हैं, जो कि एक्सप्लॉइटेड स्टूडेंट्स होते हैं या फिर और कोई लोग होते हैं जिनको ये लोग पकड़ पकड़ के इस धंधे में लाते हैं, और ये बहुत बुरा काम है। और वो कंप्यूटर वाला बंदा के को बताता है कि मेरे लिए तुम्हारे पास एक बोनस इन्फॉर्मेशन भी है। मेरे पास कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको कि इन सारी ट्रैफिकिंग में यूज़ किया जाता है। और के बोलता है कि भेजो मुझे वो कॉन्टैक्ट्स। और जब वो उन कॉन्टैक्ट को देखता है तो उनमें से जो एक बंदा होता है वो के का दोस्त होता है, वही दोस्त जो कि एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जब के सबसे पहले बंदे को मारने गया होता है। और उस समय पे वो एक वेयर हाउस में होते हैं जहाँ पे वो इसकी जगह जाता है। ये बेसिकली कॉलेज में इसका सीनियर होता है, एक दो क्लास। सामने वाला बंदा बोलता है कि अगर तुम इस मैटर में कूद भी रहे हो तो थोड़ा सा केयरफुल रहना। इनके पास जिस लेवल की मनी है, जिस लेवल की मनी पे ये लोग काम करते हैं वो बहुत डिफरेंट लेवल पे है। मैं डाउट करता हूँ कि आखिर गार्डन वालों ने अपना पूरा का पूरा बिजनेस कुरोकी जैसे एक आउटसाइडर के हाथ में क्यों दे दिया।
उस पे इन्होंने इतना ट्रस्ट क्यों कर लिया? मैं ऐसा मान ही नहीं सकता। जरूर कोई ना कोई और बंदा होगा जो कि फ्यूनरल फ्लावर वालों के सारे ट्रांजेक्शन्स को मैनेज करता है, जो कि उनकी बैकबोन की तरह काम करता है। और मोस्ट लाइकली वो फ्यूनरल फ्लावर में बहुत ज़्यादा हाई रैंक पे होगा। अब इसके बाद हमारा सीन ड्रॉप होता है और हम देखते हैं स्कूल का सीन। के फाइनली स्कूल की ड्रेस में स्कूल के बाहर खड़ा होता है और बोलता है कि स्कूल, काफ़ी समय हो गए थे स्कूल गए हुए, तो फाइनली मैंने सोचा कि अब क्यों ना स्कूल के चक्कर मार के आए, क्योंकि कल इसको जो अपने दोस्त के बारे में पता चला है, अब इसके बारे में वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। कि स्कूल के अंदर जाते हुए कह रहा होता है कि बहुत लंबे समय बाद मैं स्कूल आ रहा हूँ, और जिस समय पे वो पूरा शीडो वाला इंसिडेंट हुआ था, वो अकारी वाला ये सब, तो उस समय मैंने स्कूल में बहाना दिया था कि उसको फीवर है और इस वजह से मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ। वैसे तो मैंने सबसे कहा था कि मुझे बुखार है, मुझे कोल्ड है, लेकिन कोई यहाँ पे फिगर आउट ना कर ले कि मेरी तबीयत तो एकदम ठीक है। खैर जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा। अब वो वहाँ पे अपने शूज़ रख रहा होता है, उतने में उसके सामने एक बंदा आता है और कहता है कि कीसा रागी, बहुत लंबे समय बाद हम मिल रहे हैं। मतलब बेसिकली के का जो फुल नेम होता है स्कूल में वो कीसा रागी है। तो वो बंदा आगे के से कहता है कि अब क्या तुम्हारा फ्लू ठीक है? और हम देखते हैं कि उतने में उसके पीछे से वो बंदा भी निकलता है जिसकी के ने शक्ल देखी होती है उन रिपोर्ट्स में। मतलब ये सब बेसिकली इसके सीनियर्स होते हैं और के उनसे बोलता है कि हाँ सीनियर, अब मेरी तबीयत ठीक है। अब बीच में अचानक से सीन ड्रॉप होता है और हमें एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है। ये तब का सीन है जब के की याददाश्त वापस आ गई होती है और इस समय पे उसने डहलिया को नहीं मारा होता है। हम देखते हैं कि के अपनी पीसी पे बैठा होता है और कहता है कि डहलिया वो इस जापान के एरिया से ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, तो इसके लिए वो ज़रूर यहाँ पे कोई ना कोई लोकल ट्रांसपोर्टर को हायर करेगा जो कि उसे असिस्ट कर सके। और वो ट्रांसपोर्टर एक थर्ड रेट एमेच्योर होगा जो कि अंडर 18 होगा। वो लोग इस टाइप के सारे काम ऐसे बच्चों से ही करवाते हैं और ये बहुत ज़्यादा डर्टी जॉब है। वो कहता है कि मुझे कैसे ना कैसे करके इन लोगों से कांटेक्ट बनाना पड़ेगा ताकि मैं इसका वो लोकल ट्रांसपोर्टर बन सकूं। मतलब बेसिकली इसने पहले से ये सब कुछ प्लान कर लिया होता है ताकि वो ड्राइवर बन के जाके डहलिया को मार डाले। और फिर उसके बाद उसी वक्त पे एक हफ्ता पहले स्कूल में वो अपने सीनियर्स के पास जाता है और उन सीनियर्स को कहता है कि मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब चाहिए, आप मुझे अगर कोई भी टाइप की जॉब दिलवा सकते हैं। और उसके सीनियर्स बोल रहे होते हैं कि तुम पागल हो क्या, तुम बच्चे हो। और जो उसका वो सीनियर होता है जो कि इन सब में इन्वॉल्व होता है वो कहता है कि इडियट, तुम एक रिच ब्रैड हो और तुम्हारे लिए तो ये पार्ट टाइम जॉब जैसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बनी है, तो तुम इस सबसे दूर रहो। लेकिन तभी वो जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि फाइन, अगर तुम्हें पार्ट टाइम जॉब चाहिए तो मैं तुम्हें दिलवाऊंगा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चिंता मत करो, वो सिर्फ एक सिंपल सा ड्राइविंग टास्क है, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। और वो जो दूसरा सीनियर है वो कहता है कि हे रुक जाओ, तुम पागल हो क्या, ये एक ऑर्डिनरी बंदा है, ये आखिर वो चीज़ कैसे हैंडल करेगा। लेकिन उसका जो साथी होता है वो उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलता है कि अगर तुम ज़्यादा चिंता कर रहे हो उसकी तो तुम खुद क्यों नहीं चले जाते हो वहाँ। और फिर उसके बाद वो बंदा के को उस काम में लगा देता है और इसके बाद क्या हुआ था वो तो आपको पता ही है। तो अब प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं कि के मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये वही लोग हैं जिनकी वजह से मैं डहलिया के क्लोज आ सका और मैंने उसे मारा। मैंने इन सभी लोगों का यूज़ किया, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इनका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इन्होंने कम से कम मेरी हेल्प करी। और अब प्रेजेंट सीन में के इन बंदों से कहता है कि बहुत लंबे समय बाद हम मिल रहे हैं, मैं आप लोगों से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था। वो बंदा बोलता है कि क्या, ये फालतू की बकवास मेरे सामने मत करो, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से हम। और इतना बोलते बोलते वो रुक जाता है और के उससे बोलता है कि क्या हुआ, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो बंदा बोलता है कि यू बास्टर्ड, इतना इनोसेंट बनना बंद करो। और वो उसका कॉलर पकड़ लेता है बहुत गुस्से में। के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब उसका वो कॉलर पकड़ता है और वो अपने हाथ से उसके हाथ को नीचे करने लग जाता है। उतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ और लोग आ जाते हैं जो कि उनको रोकते हुए बोलते हैं कि ये सब कुछ बंद करो। जो बंदा के का कॉलर पकड़ा हुआ होता है वो कहता है कि इचिनो से ये तुम्हारे मतलब की बात बिल्कुल भी नहीं है, तो इससे दूर हो जाओ। वो जो सामने नया बंदा आया रहता है वो कहता है कि नहीं, मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, अगर स्कूल ग्राउंड में कोई भी ट्रबल चल रहा है तुम अभी के अभी उस बंदे को छोड़ दो और यहाँ पे कोई भी लड़ाई नहीं होगी। और इस बंदे के कहने पर ये अपने के को छोड़ देता है और गुस्से में बोलता है कि इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। और अब वो जो नया बंदा वहाँ पे आता है वो के से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। के अपने मन ही मन में कह रहा होता है कि इसका नाम है अकीरा इचिनो से, जहाँ तक मैं जानता हूँ ये कैंडो क्लब का कैप्टन है और सभी लोग इससे स्कूल में बहुत ज़्यादा डरते हैं। और ये बंदा कैसे कहता है कि हाँ, तुम्हें अब चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है,
और वो पीछे को इशारा करते हुए बोलता है कि इस बंदे ने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ पे आके लड़ाई को रुकाऊं। हमें पता चलता है कि ये जो पीछे एक और बंदा है ये कहता है कि मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता कि कोई भी स्कूल के रूल्स को ब्रेक करे। और ये होता है स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट, इसका नाम होता है काइटो साइकी। एक और लड़की जो वहाँ पे होती है वो कहती है कि ये लोग सच में इडियट्स हैं, इन लोगों ने क्लासेस शुरू होने से पहले यहाँ पे इतना ज़्यादा बवाल करना शुरू कर दिया। और ये होती है स्टूडेंट काउंसिल की सेक्रेटरी मियो हासेगावा। ये सारे लोग बेसिकली स्कूल के टॉपर्स होते हैं जो कि एकदम टॉप टीयर लोग ना आते हैं, टीचर्स की जो लोग चाटते हैं, तो ये सारे उन्हीं ग्रुप में से होते हैं। और ये लोग बोलते हैं कि फाइनली हमें खुशी है कि यहाँ पे कुछ भी बुरा नहीं हुआ। अब तभी प्रेसिडेंट बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इस इशू को प्रिंसिपल को रिपोर्ट कर सकता हूँ, वो इस पे एक्शन ले लेंगे। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे बारे में ज्यादा चिंता मत करो। वो बंदा कहता है कि ठीक है, फिर अगर दोबारा ऐसा कुछ भी होता है तो बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना, तुम मेरे पास आ सकते हो। और इसके बाद ये वाला सीन यहीं पे ड्रॉप हो जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं के उसी सीनियर को जिसका रिपोर्ट में नाम होता है, वो अकेला बैठ के सिगरेट जला रहा होता है। तभी अचानक से उसके पीछे वहां पे के आ जाता है और के को देखकर वो एकदम से पहले डर ही जाता है कि आखिर कौन यहाँ पे आ गया। कि उससे बोलता है कि ये सेनपाई, मैं तो मजाक कर रहा था, आखिर आप इतना डर क्यों गए। वो बंदा बोलता है कि ओह तो ये तुम हो के। वो सीनियर के से कहता है कि पहली वाली बात के लिए मुझे माफ कर देना, उस समय में मैंने उन लोगों को रोकने की ट्राई करी लेकिन उन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी और तुम्हारा कॉलर पकड़ लिया। के बोलता है कि नहीं, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मोर इम्पोर्टेंटली मुझे ये बताइए कि आखिर हुआ क्या है जो वो लोग मुझसे इतना ज्यादा गुस्से में थे। इतने दिनों जब मैं बीमार था और घर पे था उस समय पे जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ है, इसीलिए आप मुझे बताइए कि क्या हुआ है। वो बंदा के को बोलता है कि के, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम कहीं ना कहीं बदल गए हो। के कहता है कि वो तो बीच में मुझे फ्लू हो गया था ना, तो इस वजह से शायद मैं आपको बदला बदला लग रहा हूँ। और फिर वो बंदा बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम इस टाइप की शेडी पार्ट टाइम जॉब्स में आखिर क्यों इंटरेस्टेड हुए, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। के बोलता है कि लोग कभी भी किसी भी वक्त बदल सकते हैं, तो ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। और खैर मैंने जो आपसे पूछा आप मुझे उसका जवाब दीजिए। वो बंदा बोलता है कि ओ, तो तुम ये पूछना चाहते हो कि उस दिन के बाद से क्या हुआ जिस दिन तुम्हें उस ड्राइविंग जॉब पे भेजा गया था। वो बोलता है कि उस दिन जब तुम्हें जॉब पे भेजा गया था कार चलाने के लिए, तो उस दिन ट्रांसपोर्टर ने हम सभी बचे हुए लोगों को अपने पास बुलाया और उसने हमें बताया कि तुम पिकअप में फेल हो गए और तुम हमारे क्लाइंट को पिकअप नहीं कर पाए। खैर वैसे भी असैसिन को पिकअप करना ये सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस टास्क है और कोई भी तुम्हें ब्लेम नहीं करेगा कि उस दिन तुम उस जगह से भाग गए। कि अपने मनी मन में कह रहा होता है, ओह वैसे मैं भागा तो नहीं था, मैंने इतना काम पूरा किया था, मैंने उसको मार डाला था। और फिर के उससे बोलता है कि खैर आप ये बताओ आगे क्या हुआ। वो बंदा बोलता है कि उसके बाद उन लोगों ने हमसे कहा कि हमें इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी क्योंकि उन लोगों से तुम्हारा कांटेक्ट हमने करवाया था और इस वजह से सारा ब्लेम हमारे ऊपर आ गया। और उसके बाद से वो लोग हमसे काम करवा रहे हैं बिना कोई पेमेंट दिए। वो लोग हमें सील्ड पैकेजेस देते हैं बिना ये बताए कि आखिर उसके अंदर क्या है, और हमें उनको शिंजुकू के कॉइन लॉकर्स में रखना पड़ता है। वो हमें पूरा का पूरा पाथ बताते हैं कि आखिर किस मैप से हमें उस जगह पे जाना है। और ये सारा काम 4 बजे से 6 बजे के बीच में होता है। के मनी मन में कह रहा होता है कि एक मेजर रेलवे लाइन जो कि दो बड़े टर्मिनल स्टेशंस को कनेक्ट करती है, इन्होंने ज़रूर ये रास्ता इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड होता है कि कोई भी बंदा इसको इतने अच्छे से मॉनिटर नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ जो इन्होंने टाइम रखा है, ये टाइम भी इवनिंग रश का टाइम है, 4 से 6 बजे का, तो इस समय में बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है। लेकिन फिर भी ये लोग माइनर्स से ऐसा काम करवा रहे हैं, ये सच में उनकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। सीनियर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है और ऑनेस्टली हम सभी लोग इससे अब बाहर निकलना चाहते हैं। के तभी बोलता है कि ओह तो फाइनली मुझे समझ आ गया कि ये लोग कैसे काम करते हैं। ये लोग योकोहामा पोर्ट पे अपना माल अनलोड करवाते हैं और फिर उसके बाद माइनर स्टूडेंट्स का यूज़ करते हैं और वो सारे माल को टोक्यो शिफ्ट करवाते हैं। क्योंकि ये सारी ट्रांसपोर्टिंग का काम बच्चे कर रहे हैं तो पुलिस पेट्रोलिंग और जितनी भी चीज़ें हैं उनसे ये लोग बच जाते हैं। ये बहुत सिंपल मेथड है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। सीनियर बोलता है कि एक बार इस धंधे में घुस जाओ उसके बाद बाहर आने का कोई भी स्कोप नहीं रहता है, इसीलिए कि मैं तुम्हें अभी भी वार्न कर रहा हूँ कि आगे से कभी भी तुम इस धंधे में मत घुसना, इससे बाहर रहो। तभी के उससे बोलता है कि सेनपाई, अब मैं सारी की सारी सिचुएशन समझ गया हूँ और आज से आप उस पार्ट टाइम जॉब से दूर रहना, आप अब वो काम नहीं करोगे। सीनियर बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ,
वो लोग मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मेरा सब कुछ जानते हैं। और इवन मैं अगर पुलिस के पास भी गया तो उसके बाद पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेगी, क्योंकि वो लोग मुझसे इलीगल चीज़ें सप्लाई करवाते हैं। कोई भी तरीका नहीं है जिससे मैं बच सकूं। तभी के बोलता है कि आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, ये सब कुछ ठीक रहेगा और मैं ये सारी चीज़ों को हैंडल करूंगा। मैं हमेशा अपने डेब्ट्स रीपे करता हूँ और अभी भी बारी है कि मेरे डेब्ट्स को मैं रीपे करूं। और जाते जाते के वहाँ पे बोलता है सीनियर से कि आगे अगर उनका आपके पास फ़ोन आए तो आप उनका फ़ोन मत उठाना और ना ही उनकी कोई बात सुनना। और इतना कहते कहते के वहाँ से जाने लग जाता है और उसका सीनियर चिल्ला रहा होता है कि के आखिर बात तो सुनो। लेकिन के वहाँ से चला जाता है और सीनियर बोलता है कि आखिर ये बंदा क्या है, आखिर इसके दिमाग में क्या प्लान है और ये आगे क्या करने वाला है। अब गाइस ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और इससे पहले कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में गाली दो कि वीडियो सिर्फ 20 मिनट की क्यों है, मैं पहले ही बता दूं कि इस सीरीज के अभी सिर्फ इतने ही चैप्टर्स आए हैं। इसके जो आगे के 2-3 चैप्टर्स और अवेलेबल हैं वो सारे के सारे लॉक्ड पड़े हैं और मैं लॉक्ड कंटेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें कॉपीराइट आ सकता है। और अपनी सुरक्षा को पूर्णतः मद्देनजर रखते हुए अभी तक सिर्फ इतने ही चैप्टर्स अवेलेबल हैं। जैसे जैसे आगे इसके चैप्टर अनलॉक होते रहेंगे मुश्किल से 2-3 दिन में, तो तब मैं उनको एक्सप्लेन करके तुरंत वीडियो डाल दूंगा। इसके अलावा कल या परसों में एक नई वीडियो आ जाएगी चैनल पर, उसे भी देख लेना। बहुत सारी सीरीज है, आप लोग उसे भी देख सकते हो। मैं मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को हाइप कर देना। बाय बाय।